अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान। और आज का शो हम एक खुशखबरी से शुरू करेंगे क्योंकि वो भी ज़रा कम होती हैं आजकल, और स्पेशल की जब हम क्रिकेट की बात करते हैं ना तो कोई खुशखबरी उसमें नहीं होती फॉर अस। लेकिन आपको बताएं कि हुकूमत ने आज से मुल्क में पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 4 पैसे फ़ी लीटर कमी का ऐलान कर दिया। 2 रुपये 4 पैसे फ़ी लीटर, दैट्स अ लॉट आई थिंक। अच्छा, पिछली दफ़ा वैसे काफ़ी ज़्यादा 40 रुपये तक कम हुए थे, लेकिन चलो शुरू तो हुआ, मेरा नहीं ख्याल वैसे इससे कम मजीद हो। अच्छा, यू थिंक? आई होप सो कि बेहतर होता रहेगा। पेट्रोल की अब नई कीमत जी 281 रुपये 34 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। डीजल की कीमत में 6 रुपये 47 पैसे फ़ी लीटर कमी के बाद डीजल की नई कीमत 296 रुपये 71 पैसे हो गई है और मिट्टी के तेल की कीमत में 6 रुपये 5 पैसे फ़ी लीटर कमी हुई है। और अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में मजीद कीमतें कम होती हैं या नहीं, क्योंकि ये लेकिन अभी फिलहाल आज के दिन का आगाज़ अच्छा हो गया। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये की कमी हुई है। हालांकि इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स व्हाट इज 2 रुपये, नथिंग रियली, बट इन एनी केस चलिए कुछ तो कमी है। ये 2 रुपये ऊपर भी जा सकते थे तो इसी में खुश हो जाएंगे। बात की जगह है मुंबई में भारत क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में फाइनल में पहुंच गए पहले तो, और जिस तरह वो क्रिकेट खेल रहे हैं, जिस तरह वो एग्रेशन दिखा रहे हैं, हमने देखा कि न्यूजीलैंड ने कोशिश की थी उनको प्रेशर में लाने की, लेकिन इंडियंस ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। बल्कि मैंने कहा हुआ था कि न्यूजीलैंड जीतेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और आपको पता है मैं तो ऑलरेडी, चूंकि अब तो इंडिया जीत ही रहा है, तो मैं इंडिया की साइड पे हो चुकी हूँ कि अगर किसी को फेवरेट बनाना ही है इस टूर्नामेंट में। और आप कह रहे हैं कि इंडिया फाइनल में पहुँच चुका है। मैं बताऊँ कि जब शुरू के 2-3 मैचेस जीत गए थे ना तो इंडिया फाइनल में पहुँच गया था। वो तभी नजर आ गया था। ऐसे क्रिकेट खेल रहे हैं जिस तरह कोई अपना इवेंट चल रहा है, फेस्टिविटी चल रही है, आ रहे हैं, हरा रहे हैं, 400 कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। They are actually having fun on the pitch while they are playing, और obviously एक सपोर्ट सिस्टम उनका साथ साथ चल रहा है, but they are really doing very very well। और एक होती है जीत और बड़ा ही कि कांटेदार मुकाबला और बड़े आसपास होते हैं। मैं बताऊं इंडिया की टीम इस वक्त लगता है they are miles ahead of everybody चैंपियंस की तरह खेल रहे हैं। चाहे वो विराट कोहली हो, विराट कोहली ने कल सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है और 50 सेंचुरियां स्कोर करना। मुझे नहीं लगता कि विराट कोहली का ये रिकॉर्ड आने वाले किसी भी अरसे में टूटेगा, लेकिन श्रेयस अय्यर ने भी सेंचुरी बनाई। फिर रोहित शर्मा ने जिस तरह ओपनिंग की और आते ही उन्होंने जो एग्रेसिव क्रिकेट खेली, कमाल क्रिकेट। और फिर बॉलिंग में मोहम्मद शामी ने 7 खिलाड़ियों को आउट किया और किसी ने ट्विटर पे लिखा हुआ था कि ये सेमीफाइनल नहीं, अच्छा, लेकिन शमी फाइनल था। हाँ, वो कल लग रहा था वैसे शमी फाइनल, बिकॉज़ शमी प्लेड सो वेल। लेकिन 6 मैचेस में 23 विकेटें हासिल की। एक बात है, आई मीन लाइक नॉट टू टेक इट अवे फ्रॉम इंडिया और हूएवर विंस यू नो दिस टूर्नामेंट, लेकिन इंडिया के बारे में आपको पता ना, कहा भी जाता है कि टाइगर्स एट होम लैम्स अब्रॉड। तो घर में वो बहुत ही अच्छा खेलते हैं। वी आर नॉट सेइंग दे आर नॉट प्लेइंग वेल, दे आर रियली प्लेइंग गुड, लेकिन एक ही टाइटल है। वो आईसीसी की जगह ऐसा लग रहा है बीसीसीआई ने चीजें कंट्रोल की हुई हैं। कल जो पिच का मामला था, फिर टॉस की भी एक कंट्रोवर्सी। अच्छा, एक और चीज़ मुबशर ये भी है कि जहाँ हो रहा होता है ना टूर्नामेंट, उनकी होम टीम को वैसे ही एडवांटेज होता है। बट व्हाट एडवांटेज इज़ दैट, अब आप खुद ही उसको डिसाइफर कर लें, क्योंकि इस साल हम देख रहे हैं इंडिया डूइंग ग्रेट एंड ऑफ कोर्स इट लुक्स लाइक दे विल विन। 2019 में देखें तो आपको याद होगा इंग्लैंड में ही हो रहा था। 2015 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया वन। तो ये भी एक बड़ी चीज़ है। तो हम दुआ करते हैं कि आने वाले किसी वक्त में कोई बड़ा इवेंट आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप और पाकिस्तान में होने दे तो बात है ना, वरना कोशिश तो एशिया कप की भी थी कि हमारे यहाँ ही हो। 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी तो होनी है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा कुछ हो जाए। लेकिन जो कल हुआ पिच टेम्परिंग का भी मामला था, वो भी हमने देखा कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड पर इसका इल्ज़ाम लगाया गया, और लेकिन उनको कोई नहीं फ़र्क पड़ता। नहीं, वो अपने बहुत सी चीज़ें हैं, मतलब पिच की बात कर लो, टॉस पे भी बहुत सी बातें हो रही थी। दे आर डूइंग व्हाट दे हैव टू डू। कोहली ने, जिस तरह कि आपने मेंशन किया, कि अपनी करियर की 50th ODI सेंचुरी उन्होंने मनाई, और उन्होंने क्या मनाई, जो स्टेडियम ने मनाई और जो लोग अपने होम ग्राउंड में ये माइलस्टोन अचीव करना, अपने आइडल के सामने, सचिन तेंदुलकर को वो आइडियलाइज करते थे, उन्हीं के सामने उनका रिकॉर्ड तोड़ा। और जो होम ग्राउंड पे उनको एक सपोर्ट मिली है, अप्रिसिएशन मिली है, और विराट कोहली डिज़र्व करते हैं जिस तरह उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने आप को पॉलिश किया है। एब्सोल्युटली, मतलब उन्होंने हर वो चीज़ की है जो उनकी गेम को बेहतर से बेहतर करती जाए। एंड हैट्स ऑफ। ये वो मोमेंट है जब कोहली ने सेंचुरी स्कोर की।
बड़ा जबरदस्त। तो पूरा ये उनकी बेगम बॉलीवुड स्टार अनुष्का। अच्छा पूरा स्टेडियम आप देख रहे हैं कि पूरा इट वाज ऑल ब्लू। रोहित शर्मा और विराट कोहली सीनियर बैट्समैन हैं और रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं और वो जिस एज में है और उनकी फिटनेस पे भी बात होती है। विराट कोहली सबसे ज्यादा यस और हाईएस्ट रन स्कोरर विराट कोहली बन गए। तो ये बड़ा सीखने की ज़रूरत है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में भी कि अगर आप सीनियर हैं तो आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। आपने सिर्फ इनिंग्स नहीं खेलनी होती बल्कि सबको बताना होता है कि भाई ऐसे खेलना है और ऐसे मैच को लेके चलना है और इसी तरह फिर आप इवेंट जीत। अच्छा अब वी हैव टू देखिए मुंबई में ये था मैच और मुंबई में हो और ये सेमीफाइनल हो और हम बॉलीवुड को ना देखे स्टैंड्स में, ये हो नहीं सकता ना। तो बहुत से स्टार्स थे हु एक्चुअली मेड देयर वे। सबसे बिगेस्ट स्टार देयर एट द स्टेडियम वाज डेविड बेकहम। मतलब आप अंदाज़ा करें कि क्या रीच है और क्या पॉपुलैरिटी है एक्सपोर्ट की भी। एंड इंडिया लाइक डूइंग स्टेलर थ्रू आउट। डेविड बेकहम वाज देयर। बहुत तस्वीरें जो थी उनकी वो वायरल हो रही थी। भाई हम भी दिखाएं ना, सुबह सुबह हम भी डेविड बेकहम को देखें। और तो बड़ा एक अच्छा मोमेंट था कि विराट कोहली वगैरह फुटबॉल खेल रहे थे ट्रेनिंग के वक्त मैच से पहले और उन्होंने फिर फुटबॉल उनकी तरफ डेविड बेकहम की तरफ फेंका और वो भी उन्होंने भी शॉट लगाई। तो बड़ा जबरदस्त का झुरमुट बिल्कुल बहुत ही आपने अच्छा छोटी ना एक स्पिरिट होता है वो उनका नजर नहीं आता। कल वो जब न्यूजीलैंड बैटिंग कर रहे थे वो चौका या छक्का मार रहे थे तो वो खामोशी तो और डॉट बॉल पे वो इस तरह अप्रिशिएट कर रहे थे तो थोड़ा सा सीखने की ज़रूरत है। वैसे वाकई न्यूजीलैंड के लिए जब वो कुछ करते थे मारते थे तो बिल्कुल लगता था कि कोई मौत हो गई है उधर। बट एनीवे बिल्कुल खामोशी हो जाती थी। बट दैट इज हाउ इट इज। मैं एक बात बताऊं लेकिन आम क्राउड में नहीं होता। आप इंग्लैंड में लॉर्ड्स वगैरह में आप मैच देख रहे हो तो वो अच्छी क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, ये नहीं कि सिर्फ अपनी टीम को ही सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो कल के मैच की सबसे खास बात थी कि विराट कोहली ने जो 50वीं सेंचुरी की है और लोग बड़ा डिस्कस कर रहे हैं सोशल मीडिया पर भी कि सचिन बड़े प्लेयर थे या विराट कोहली। तो यकीनी तौर पर सचिन ने जिस दौर में क्रिकेट खेली और जिस दौर के वो वेस्ट इंडीज़ के बॉलर्स थे, पाकिस्तान के वसीम वकार को फेस करना, तो यकीनन सचिन बहुत बड़े बैट्समैन थे लेकिन विराट कोहली बड़े अच्छे तरीके से। अच्छा कल जी एक और टर्म जो है वो भी कॉइन हुआ है और वो टर्म है पिच टैम्परिंग। कल की बात नहीं हो रही, वैसे ये रिसेंटली ये हुआ है और मुबशर आप बताएंगे कि ये पिच टैम्परिंग क्या है? पिच टैम्परिंग और भारतीय क्रिकेट बोर्ड पर इसका इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। कल हमने ये सबसे पहले ब्रेक भी की थी कि गुज़श्ता रोज़ पहले सेमीफाइनल से कबल भारत की जानिब से बगैर इजाज़त पिच की तब्दीली पर बहुत तनकीद हुई और आईसीसी ने इस पर लबकुशाई की और कहा कि सेमीफाइनल से कबल पिच की तब्दीली ग्राउंड क्यूरेटर और मेज़बान मुल्क की सिफारिश पर की गई थी। पिच की तब्दीली आईसीसी के पिच कंसल्टेंट के इल्म में थी। ये बात भी सामने आई और बरतानवी रोजनामा डेली मेल ने यह इंकशाफ किया था कि भारत ने पुरानी पिच पर मैच को तरजीह दी ताकि भारतीय बॉलर्स को फ़ायदा पहुंचे। लेकिन ये कितनी गलत बात है कि सेमीफाइनल हो या फाइनल हो या कोई भी मैच हो लेकिन तो अब नई पिच पर होना चाहिए। लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड की ख्वाहिश थी, भारतीय क्रिकेट बोर्ड की ख्वाहिश थी एंड आईसीसी अप्रूव्ड। यस दैट्स व्हाट वी आर सेइंग हियर। तो और अब जबकि इंडिया फाइनल में पहुंच चुका है तो खदशा यही जाहिर किया जा रहा है कि अभी भी ख्वाहिशात पूरी होंगी और अहमदाबाद स्टेडियम में भी भारत नई पिच पर खेलने को तरजीह नहीं देगा और फाइनल में भी पुरानी पिच को ही इस्तेमाल किया जाएगा। और इस बार भी मुझे ये लगता है कि ऑस्ट्रेलिया हो या साउथ अफ्रीका हो वो भी खामोश रहेंगे। अच्छा साथ ही आपको बता दें कि आईसीसी के कंसल्टेंट एंडी एटकिंसन इस सूरत हाल से खुश नहीं है बिल्कुल और उन्होंने एक ईमेल में खदशा जाहिर किया है कि अहमदाबाद में नई पिच तैयार की गई है लेकिन इंडिया का बोर्ड पुरानी पिच पर ही फाइनल जो है वो खेलना चाहता है और खेलेगा। बरतानिया के साबिक क्रिकेटर माइकल वॉन ने वाज़े तौर पर कहा कि वर्ल्ड कप सेमीफाइनल बिल्कुल नई पिच पर खेला जाना चाहिए। ये बहुत सादा सा मामला है। बहुत से लोग हैं पीपल हु नो द गेम हु नो द बिजनेस आर इंसिस्टिंग कि ये गलत चीज हुई है, ये ऐसा होना नहीं चाहिए था वाला चाहिए वरना। और माइकल वॉन का तो कहना था ये दिस इज नॉट इवन अ कॉन्टेस्ट, ये तो बड़ी सादा सी बात है, इसी तरह ही होता है। फाइनल में पहुंच गया साउथ अफ्रीका को हरा के तो ऑस्ट्रेलियन मीडिया चुप नहीं करेगा और वो जितना ऑस्ट्रेलियन मीडिया पहले भी करता रहा तो एक नई कंट्रोवर्सी बनेगी और अब ज्यादा नजरें होंगी पिच पर कि भारत कैसी पिच का इस्तेमाल करता है।
अच्छा जी, उसके अलावा भी डेरन लीमन ने भी, ऑस्ट्रेलिया के साबिक खिलाड़ी, आप ऑस्ट्रेलिया की बात कर ही रहे हैं, तो उनका भी ये कहना था कि आईसीसी टूर्नामेंट का इतना बड़ा मैच फ्रेश पिच पर ही होना चाहिए था। आप किसी से भी पूछ लें, एवरीबडी विल बी ऑफ द सेम ओपिनियन। ऑस्ट्रेलिया के मशहूर क्रिकेट ब्रॉडकास्टर जेरड वॉटली ने भी सेमीफाइनल से कबल पिच की तब्दीली पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा है कि वर्ल्ड कप एक आलमी टूर्नामेंट है। खैर येस वी नो दैट, और लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि इंडिया में एक ऐसा टूर्नामेंट हो रहा है कि जो कि सिर्फ इंडिया के लिए है और सिर्फ इंडिया की जीत के लिए ही खेला जा रहा है। बाय ऑल मींस बहुत अच्छा इंडिया खेल रहा होगा, लेकिन अपने आप को टेंट ना करने देना इस किस्म की कंट्रोवर्सी से। इसलिए प्ले बाय द रूल्स, तो प्ले बाय द रूल्स करना चाहिए ताकि कोई बोल ना सके। बट आप पिच पे ऐसी चीजें कर रहे हैं तो फिर दुनिया बोलेगी। उनके पास पैसा है, रिसोर्सेज हैं, वो और इन्फ्लुएंस है। पैसा रिसोर्सेज इज वन थिंग। वो इस वक्त अगर हम फाइनल की भी बात कर रहे हैं ना, तब भी वो पिच कर देंगे एंड एवरीथिंग, वो तब भी वही करेंगे जो उन्होंने करना है। सो इट डजंट रियली मैटर। जो शिकंजे में आता है वो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड आ जाता है, बाकी क्रिकेट बोर्ड्स आ जाते हैं। बीसीसीआई अपनी मनमानी कर रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन मीडिया बोलना शुरू हो गया अभी से, क्योंकि अब बात ऑस्ट्रेलियन मीडिया तक पहुंच गई है। हाँ। और ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का मैच देखने वाला होगा फाइनल में क्या होता है। लेकिन इन द मीन टाइम यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, बाबर आजम का तो सारों को पता चल ही गया होगा, बिकॉज बाबर आजम ने खुद कल ट्वीट करके बता दिया कि आई एम लीविंग कैप्टेंसी ऑफ ऑल 3 फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट। उनको कहा गया था कि आप टेस्ट की कप्तानी बरकरार रखें, जिस तरह हमारे तजियाकार भी बात कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया में उन्हीं को कैप्टन होना चाहिए, लेकिन उन्होंने थोड़ा वक्त मांगा, लेकिन फाइनली उन्होंने डिसीजन लिया कि वो तीनों फॉर्मेट से कप्तानी छोड़ रहे हैं और अब वो आम खिलाड़ी की हैसियत से खेलेंगे। और यकीनन अब जब उनकी परफॉर्मेंसेस, और हम देखते हैं, हम बात भी करते हैं कि वो जिस तरह के ग्रेट बैट्समैन हैं, अब वो सिर्फ अपनी कंसंट्रेशन बैटिंग पे रखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से उनकी परफॉर्मेंसेस सामने आएंगी और वो बहुत रिकॉर्ड्स बनाएंगे, बहुत माइलस्टोन। उम्मीद है, ऑफ कोर्स उम्मीद है कि वो प्रेशर जो होता है कप्तानी का वो उनसे हट जाएगा एंड नाउ इट विल बी ऑल अबाउट हिज ओन प्ले। और इसमें कोई शक नहीं है, देयर इज नो डाउट दैट ही इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर। दुनिया इस चीज़ को मानती है। सो अब वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब हट जाएंगी तो वी आर थिंकिंग ही विल बी बैक इन हिज फॉर्म। बैटिंग पे होगा तो यकीनन ये अच्छा, ये पहले भी होता है। 2019 में सरफराज अहमद की जगह इन्होंने ली थी, अब वो जगह ले रहे हैं शान मसूद टेस्ट कैप्टनसी में, और शाहीन शाह अफरीदी T20 वर्ल्ड कप T20 के कप्तान होंगे। लेकिन मुझे एक बात मैं ये भी सोच रहा था कि शाहीन शाह अफरीदी की जो परफॉर्मेंस रही है बॉलिंग में, यानी आपने बाबर आजम को इस वजह से हटाया, तो एशिया कप और क्रिकेट वर्ल्ड कप में जो उनकी परफॉर्मेंस रही है, इतने उन्होंने रन्स दिए, इतनी मार खाई है, अच्छा पहले उसके बदले में उनको कप्तान बना दिया। पहले वाइट बॉल के लिए भी कैप्टनसी जो थी वो हु वाज गेटिंग इट अनाउंस की थी पीसीबी ने, उसके बाद फिर वो डिलीट कर दिया था। सो लिहाजा अभी सो फार सिर्फ T20 और टेस्ट के जो है वो कप्तान अभी टाइम है, 1 साल है, अभी वनडे कोई हमारा नहीं होगा। तो अच्छा इन्होंने ट्वीट डिलीट की थी, लेकिन यही ट्वीट थी और उसके बाद उन्होंने दोबारा यही बताया कि शान मसूद को टेस्ट में कप्तानी मिली है और शाहीन शाह अफरीदी को। तो अभी यानी बेसिकली सो राइट नाउ वेयर वी स्टैंड, T20 का कैप्टन अब हमें पता चल गया है और टेस्ट का पता चल गया है, ODI का वी डोंट हैव अ कैप्टन एंड इट हैज नॉट बीन अनाउंस्ड। ओहदे से हटाया गया है, फारिग नहीं किया गया। अब देखें क्या, क्योंकि उनको ऑफर दी गई है कि एक और एवेन्यू जो है वो उसमें हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने कोई अभी हामी नहीं पड़ी। मोहम्मद हफीज नए टीम डायरेक्टर होंगे और देखते हैं कि वो क्या अपनी स्ट्रेटजी लेके आते हैं जिससे ऑब्वियसली पाकिस्तानी क्रिकेट को फायदा हो। और इन द मीन टाइम साबिक क्रिकेटर्स का होना बहुत ज़रूरी है, जिन्होंने रीसेंट पास्ट में क्रिकेट खेली हो, उनको पता होता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो आई होप मोहम्मद हफीज़ एक अच्छी तब्दीली लेके आए। बट देखिए उम्मीद तो कर रहे हैं कि इतनी तब्दीलियां अगर हो रही हैं तो वो क्रिकेट की बेहतरी के लिए ही होंगी। सो वी आर ऑब्वियसली वी लव आवर टीम और कोशिश तो हर किसी की यही है टू मेक इट बेटर। शान मसूद काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। अच्छा ये भी एक मोमेंट होता है कि पूरी कौम उदास है कि बाबर आजम, उनके लिए सैड है कि बाबर ने कप्तानी छोड़ दी, लेकिन एक बंदा है जो खुश है वो है शान। इट्स ओके, यू नो यू नीड सम फ्रेश पर्सपेक्टिव और शान इज एक्चुअली गुड, सो व्हाई नॉट। मुझे तो बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं इनके साथ, बल्कि चलें पूछ लेते हैं। सिकंदर बख्त हमारे साथ हैं, याहिया हुसैनी हमारे साथ हैं। सिकंदर, स्टार्ट विद योर थॉट्स about शान मसूद। जी व्हाई नॉट। अच्छा एक जुमला जो अभी मुबश्शिर ने बोला है वो उस पर मैं इसलिए एग्री नहीं करता। उन्होंने कहा कि शाहीन की तो इतनी पिटाई हुई फिर भी उनको कप्तान बना दिया।
ये कप्तानी जो है होती है ना, वो परफॉर्मेंस से काउंट नहीं करते। कप्तानी कप्तान होता है। हमारे यहाँ भी ये हुआ था कि जब बाबर सरफराज को हटाना था तो हमारे साबिक प्राइम मिनिस्टर ने फोन किया पीसीबी को कि आप जो है सरफराज को हटाएं और बाबर को लाएं, ही इज द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। बेस्ट बैट्समैन का मतलब ये नहीं होता कि आप ये देखें कि दुनिया के जितने कोचेस हैं कोई भी बेस्ट नहीं है। कोई ऐसा प्लेयर नाम बता दें दुनिया का कि वो द्रविड बैठा हुआ है उधर इंडिया के पास, उनके यहाँ हमेशा बड़े प्लेयर रखते हैं। बाकी कोई ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड, कहीं कोई बहुत बड़ा क्रिकेटर नहीं होता। इट्स ऑलवेज प्लेयर जो कोच जो कि मैन मैनेजमेंट जानता हो और उसको कोचिंग आती हो। ये तो मेरा वो हो गया। शाहीन अफरीदी को बनाने का मकसद ये था कि वो 2 चैंपियनशिप जीत चुका था, उसके अलावा कोई चॉइस नहीं थी। रिजवान को आप इसलिए नहीं बना सकते कि उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वो एक कंपनी के डायरेक्टर हैं, वो कंपनी जो है इन्वेस्टमेंट्स कराती है और उसमें उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। तो वो जब तक उस कंपनी से रिजाइन नहीं करते, जैसे कि उन्होंने शाकिबुल हसन को कहा था कि जो एक गैम्बलिंग कंपनी के डायरेक्टर हो गए थे, तो क्रिकेट बोर्ड ने बोला आपको इसमें से निकलना पड़ेगा, अदरवाइज आप नहीं हो सकते टीम में। तो वो वहां से हटे। तो इसी तरह रिजवान जब वो उस कंपनी से रिजाइन करेंगे तो फिर उनका चांस सिकंदर, इस पर मजीद भी हम बात करते हैं क्योंकि याहिया हुसैनी ने कल ये खबर सबसे पहले ब्रेक की थी और दिन भर इसका तस्करा होता रहा। याहिया, एक तो आपने कहा था अगले 24 घंटे बहुत अहम होंगे, धमाकेदार खबरें आएंगी और वो सब कुछ हुआ जो आपने बताया। याहिया, हमें याद है ये परसों वाले शो पे आपने कहा था और फिर वही हुआ जो आपने कहा था, एंड एवरीथिंग स्टार्टेड चेंजिंग। तो अभी और धमाकेदार खबरें आने की कोई आपके जराए बता रहे हैं या बस यही सब कुछ था जो हुआ है कल सब? देखिए मुबशिर, बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट में ये पहली बार नहीं हुआ कि वर्ल्ड कप के बाद कप्तान तब्दील हो गया और पूरे बोर्ड के सेटअप में जो है वो एक हलचल आ गई है। मैं जो आपसे धमाकेदार तब्दीलियों के तनाजुर में गुफ्तगू कर रहा था, वो सब कुछ आपने देख लिया और पाकिस्तान क्रिकेट एक नई सिमत की तरफ सफर कर रहा है। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो इस सारे मामले में वो ये है कि पहले ये होता था कि इंज़मामुल हक चीफ सेलेक्टर बन गए, वो गए, तो हारून रशीद चीफ सेलेक्टर बन गए, तौसीफ अहमद जो है वो आ गए। अब ये जो 90s के क्रिकेटर्स हैं उनकी जगह जो है वो नई जो आपकी लॉट है, जिसको आप कह सकते हैं कि जी मॉडर्न डे क्रिकेट जो खेले हुए हैं, अब वो आए हैं। सोहेल तनवीर इससे पहले कभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेटअप में नहीं आए थे। वहाब रियाज जो कि निगरां वजीर खेल हैं, उन्होंने निगरां वजीर खेल के ओहदे से मुस्ताफी होने का फैसला किया है। वो पहली बार किसी ऐसे सेटअप में आ रहे हैं जहां वो डिसीजन मेकर होंगे। मोहम्मद हफीज बहुत ज्यादा वोकल है, पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बहुत ज्यादा वो गुफ्तगू करते रहे हैं। मॉडर्न डे क्रिकेट के हवाले से उनकी अपनी एक राय है और ये वो मोहम्मद हफीज हैं जिन्होंने 2014 में नजम अजीज सिटी के दौर में उस वक्त टीम के हारने पर मुस्ताफी होने का ऐलान किया था जब पाकिस्तान वर्ल्ड T20 के सेमीफाइनल में बांग्लादेश में नहीं पहुंचा था, और उन्होंने कहा कि मैं इस नाकामी को कबूल करता हूं और मैं जा रहा हूं। तो ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लोग आए हैं, कल मैं शाहजेब खानजादा के शो में भी यही बात कर रहा था कि हमारे जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं उनको क्रिकेट बोर्ड जॉब देता है, क्रिकेट बोर्ड को ये नहीं पता होता कि इनसे काम क्या लेना है और क्रिकेटर्स को ये नहीं पता होता कि उन्होंने करना क्या है। लेकिन ये जो सारे क्रिकेटर्स इस वक्त क्रिकेट बोर्ड का पार्ट बने हैं, इनके करोड़ों रुपए के मुआहदे हैं जिनको ये छोड़कर जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नौकरी के ऊपर आ रहे हैं। तो एक बात तो आप ये कह सकते हैं कि मौजूदा क्रिकेट टीम के साथ भी इनके कनेक्शन है और ये नाइंसाफी की बात करते रहे हैं, ये पाकिस्तान क्रिकेट में जो है वो बैलेंस की बात करते रहे हैं। तो अब ये ड्राइविंग सीट पर आए हैं, काम करने के लिए आए हैं। जहां तक आप बात कर रहे हैं कि मुस्तकबिल में भी ऐसे ही फैसले होंगे, देखिए एक स्टेप तो आपने देख लिया कि जो तब्दीलियों के हवाले से आया है। और यूनुस खान के बारे में भी बता दें याहिया, उनको भी कोई ओहदा मिल रहा है क्योंकि मुलाकात तो उनकी भी हुई थी। देखिए यूनुस खान के हवाले से अभी कुछ कहना कबल वक्त होगा क्योंकि वो बड़े खिलाड़ी हैं, उसूलों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते और उनका काम करने का एक बड़ा डिफरेंट तरीका है। वो ये कहते हैं कि आप मेरे साथ पहले ये तय कर लें कि मैंने क्या करना है और आप ये बता दें कि आप किन किन चीजों में इंटरफेयर करेंगे। तो वो चलते हैं कॉपी के ऊपर, वो चलते हैं उसूलों के ऊपर। तो अभी क्रिकेट बोर्ड की उनके साथ बातचीत चल रही है और उनके लिए अभी बोर्ड ने जो है वो रोल सेट किया हुआ है
और यूनुस खान अगर मान जाते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज अभी मामला। हाँ, लेकिन वो अब हम जरा बात करना चाहते हैं अब कंसिस्टेंसी की, बिकॉज ये म्यूजिकल चेयर्स और पीपल कमिंग एंड गोइंग ये काफ़ी अरसे से चल रहा है। कभी नजम सेठी, कभी ज़का अशरफ, फिर नजम सेठी, फिर ज़का अशरफ। अब वो एक्सटेंशन पे हैं। ज़का अशरफ को देखा जाए तो बीच में वो एक्सटेंशन पे हैं। फरवरी में हमारे यहाँ इलेक्शंस हो रहे हैं एंड वी नो हाउ दैट इन्फ्लुएंसेस पीसीबी डिसीजंस एंड पीसीबी मैनेजमेंट, कौन कप्तान रहेगा कौन नहीं, बहुत सी चीज़ें इसमें हो जाती हैं। सिकंदर, तो कंसिस्टेंसी तो फिर ना रही ना, क्योंकि अगले 2-3 महीने में क्या होने वाला है हमें फिर भी पता है कि कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, देखिए याया ने शाहीन के आते ही लॉर्ड कलंदर की जैकेट पहन ली है, तो वो बन गया ना कप्तान लॉर्ड कलंदर के, तो उन्होंने फौरन वो जैकेट पहन लिया। अच्छा देखो, ये बात मैं पिछले 1-1.5 साल से कह रहा हूँ कि आपको सिस्टम को सही करना है, ठीक है ना। जब तक कोई सिस्टम आप सही नहीं करेंगे, चाहे आप कितनी तब्दीलियां करें। देखिए, ये सिलेक्शन का काम बड़ा मुश्किल काम है। मैं जब सिलेक्शन कमेटी में था, मैं रिजाइन क्यों कर दिया 2 महीने में, इसलिए कि मुझसे बगैर पूछे लड़के को भेज दिया गया था। और घर के अफराद थे, चेयरमैन के जो घर के अफराद थे, वो फोन करके इन्फ्लुएंस कर रहे थे कि इसको लो, इसको लो, इसको लो। तो ये बहुत मुश्किल काम होता है सिलेक्शन कमेटी का, इट्स अ थैंकलेस जॉब। तो मैं कोई 1.5 साल से जो बात कर रहा हूँ वो सिस्टम को तब्दील करने की बात कर रहा हूँ कि हम ऐसा स्ट्रॉन्ग सिस्टम लेकर आए कि जिससे फिर ये हमें जो गलतियां खत्म नहीं होंगी, कभी भी खत्म नहीं होंगी, ये चीजें चलती रहेंगी, मगर थोड़ी सी छोटी हो जाएंगी, श्रिंक हो जाएंगी, थोड़ा सा मतलब है कि उसमें मतलब है कि जो इतनी बड़ी बड़ी गलतियां हम लड़के करते हैं और जो हमारा लड़के बन नहीं पाते, वो शायद बेहतर हो जाए। मैं यहाँ पर जोर दूंगा कि जो भी सिलेक्टर बने वो जरूर हर टीम में एक अंडर 19 के बच्चे को रखे। देखिए, हमें अंडर 19 को ग्रूम करना है, अंडर 19 के बच्चे को, वो हमारा फ्यूचर होता है। हम लड़कों को लेके जाते हैं कि जो इमर्जिंग साइड है उसको मैं 30 साल का लड़का, लीग भी तो हुई थी, उसमें भी बहुत से नए बच्चों के नाम 1 अरब रुपया खर्च हुआ, 1 अरब एक लड़के को आपने उससे उठा के पाकिस्तान टीम में नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? जब आपने इतना पैसा खर्च किया, तो मैं तो जब सिलेक्टर बना था तो मैंने चेयरमैन से उसी वक्त कहा था कि आप जो लड़का डोमेस्टिक क्रिकेट का टॉप प्लेयर होगा उसको आप टीम में रखेंगे, ताकि डोमेस्टिक क्रिकेट की एक वैल्यू क्रिएट हो, लड़के वहां परफॉर्मेंस करना चाहें। अब मैं ये कह रहा हूं कि आप अंडर 19 का लड़का रखें। आप जो है इमर्जिंग टीम जा रही होती है कि मैं तो शर्म आनी चाहिए उस सिलेक्टर को, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, कि उन्होंने इसमें 30 साल 35 साल 32 साल के लड़कों को इमर्जिंग में रखा था, जो कभी पाकिस्तान से नहीं खेल सकते। ये हमारा सिस्टम है, वी हैव टू चेंज दिस। जो इमर्जिंग टीम है वो 22-23 साल से बड़ी उम्र के होने नहीं चाहिए। ये जब तक हम चेंज नहीं करेंगे, हमारी क्रिकेट का कि जब राइट टाइम होता है उसको सेलेक्ट नहीं करते, उसके बाद जब उसकी उम्र ढल रही होती है तब उसको टीम में जगह मिलती है। या कल जो मीटिंग्स हुई हैं और उन मीटिंग से मुतालिक, कोचिंग स्टाफ से मुतालिक मजीद क्या अंदरूनी कहानी क्या सामने आई है? देखिए मुबश्शिर, कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले से ही तय किया हुआ था कि तब्दीली तो लेकर आनी है, और मिकी आर्थर को उन्होंने फ्री हैंड दिया, बाबर आजम को वर्ल्ड कप में फ्री हैंड दिया था, इंतजामुल हक को फ्री हैंड दिया था। और अब जब बात हो रही है, आप थोड़ी देर पहले हुमा बात कर रही थी कंसिस्टेंसी की, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हवाले से। देखिए, क्रिकेट बोर्ड की सतह पर तो ये सारी चीजें चलती रहेंगी। क्रिकेट बोर्ड में कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा, क्योंकि आपको पता है कि हुकूमत वक्त ये फैसला करती है कि किसको मसनद के ऊपर बैठना है, किसने मसनद के ऊपर नहीं बैठना। लेकिन which in itself, sorry let me point out here, which in itself is the root cause of the problem also, क्योंकि ये जब हुकूमतें आके विदाउट देयर ओन एक्सपीरियंस ऑफ क्रिकेट और द क्रिकेटिंग वर्ल्ड खुद आके पिक एंड चूज कर रही होती हैं, तो वहां से ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। जी कैरी ऑन। देखिए हुमा, बात दरअसल ये है कि आप एक तनाजुर में तो बात ठीक कर रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ मसला ये है कि ये सब कॉन्टिनेंट में इसी तरह चलेगा। आपको पड़ोसी मुल्क भारत को देख लेना चाहिए, यहाँ पर बड़ी जमहूरियत की बात होती है, जहाँ पर जय शाह इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी रन कर रहे हैं, भारतीय क्रिकेट बोर्ड को भी चला रहे हैं। आपकी टॉप स्टोरी आज ये थी कि जी पिच को टेम्पर कर दिया गया। कैसे पिच को टेम्पर कर दिया गया? विराट कोहली ने सेंचुरी की, उसके अलावा जो है वो न्यूजीलैंड की तरफ से डैरिल मिचेल ने 100 किए। एक ऐसी पिच जिसके ऊपर 724 रन बने, वो कैसे टेम्पर हो गई? आप अगर एक नई पिच के ऊपर मैच करा देते जिस पर एक टीम जो है वो 150 रन पर आउट हो जाती है, दूसरी टीम जो है वो 151 कर लेती, तो क्या ये सेमीफाइनल का मजा होता? दोनों टीमों की डेली मेल के इल्जाम है जी। नहीं, डेली मेल का ये इल्जाम जरूर है
लेकिन आप मुझे एविडेंस तो बताइए ना। डेली मेल का जो सवाल है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने खुलासा कर दिया कि भाई जो होम बोर्ड है वो, लेकिन वही बात, जे शॉ हो, बीसीसीआई हो, वो तमाम जो लोग हैं उनका टारगेट एक ही है कि क्रिकेट को ऊपर लेके जाना है। पाकिस्तान क्रिकेट पर ही बात करें, जो अभी चेंजेस आई हैं कल के दिन में, और बाबर आजम ने तीनों फॉर्मेट से कप्तानी छोड़ दी है। अब देखना ये होगा कि बाबर आजम की परफॉर्मेंस में कितनी बेहतरी आती है, क्योंकि वनडे तो इस एक साल में नहीं है। We were talking about टेस्ट सीरीज giving chance to new talent, and हमें शायद वो उस तरह प्रैक्टिस नहीं है जिस तरह होनी चाहिए। सिकंदर एंड याहिया आर विद अस। सिकंदर, ये बड़ी अच्छी एक स्टैट्स हैं और ये मुबशर ने निकाले हैं। 4 साल में इंडिया ने 66 ODIs जो हैं वो खेले हैं, जिनमें उन्होंने 50 नए प्लेयर्स को ट्राई आउट किया है। मौका देते रहे हैं, रोटेशन रही है। तो कितने सालों में? 4 सालों में 66 ODIs and 50 new players have been tried। ये बड़ा जबरदस्त ये डेटा है जिसने भी निकाला है, और यही चीज सर मैं कह के थक गया। मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया कि हमारे प्लेयर इनसिक्योर होते हैं, तो मुझे कहा गया कि आप पे मुकदमा हो जाएगा। मैं तो इसी बात पे कहा था कि भाई आप नए प्लेयरों को इसलिए नहीं ट्राई करते कि जो बड़े प्लेयर होते हैं वो थोड़े से इनसिक्योर फील कर रहे होते हैं कि हमारी जगह नया बच्चा आएगा, वो रन्स कर लेगा तो हम हमेशा के लिए बाहर हो जाएंगे। तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी कि हमारी मैनेजमेंट को फोन आ गया कि जी हम केस कर देंगे, मुकदमा हो जाएगा, आप कैसे प्रूव करेंगे। एक हंगामा खड़ा हो गया। तो आप मुझे बताइए कि कितना जबरदस्त स्टैट्स है ये। इस चीज पे तो मैं बातें कर करके थक चुका हूँ कि भाई नए लड़कों को चांस दो। आप वही लड़के ट्राई करते रहते हैं। और भाई आखिरी दफा विराट कोहली ने जिम्बाब्वे से पता नहीं कब मैच खेला होगा, नेपाल से कब मैच खेला होगा, वो हमेशा नए प्लेयर्स को मौका देते। नहीं, आप वर्ल्ड कप से पहले जो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज थी, मैं बार बार कह के बताया था कि जी जो वो सीरीज थी वर्ल्ड कप से कोई 2 हफ्ते पहले की सीरीज है, उसमें विराट कोहली नहीं खेले, रोहित शर्मा नहीं खेले, उसमें पांड्या नहीं खेले, उसमें यादव नहीं खेले, कितने लड़के नहीं खेले। वो तो हमेशा करते हैं। हम जो है अपनी जगह से हिलते नहीं है कि मेरी जगह कोई और ना ले ले। ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है। और देखिए इसमें गलती नहीं मुबशिर, गलती सिस्टम की है। आप लड़कों को इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं कि आप चलाएं ना, आप डायरेक्शन दें। क्रिकेट बोर्ड शुड गिव द डायरेक्शन टू द कोच। कोच को तगड़ा होना है। अब देखते हैं हफीज इतना तगड़े हैं कि नहीं है, तो उनको तगड़ा होना है। ये वाली चेंजेस हैं और हम इसलिए पॉइंट आउट कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं इधर ताकि इन चीज़ों पे कंसंट्रेट किया जाए दैट वी नीड टू चेंज समथिंग अबाउट आवर क्रिकेट, जो कि कोई बेहतरी आए, जिसकी वो बात है। एग्जैक्टली, हम सिस्टम को ओवरऑल करने की बात कर रहे हैं। या कल जो ट्वीट्स हो रही थी ना, जिसमें ये सब बता रहे थे कि हु आर द न्यू कैप्टन एंड ये सब कुछ, तो पहले एक उन्होंने एक ट्वीट किया वाइट बॉल के हवाले से, उसकी कप्तानी के हवाले से, फिर डिलीट हो गई, फिर उन्होंने ट्वीट कर दिया T20 का, शाहीन आफरीदी की बात कर दी। तो बेसिकली ODI की डिसीजन अभी नहीं है, अभी सोचा ही नहीं है उस बारे में। देखिए बात में इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट को तो आप ये कहें कि जिस अंदाज में वो काम कर रहा है, बस उस पर आप सिर्फ खामोशी अख्तियार करने के और कुछ कर नहीं सकते। माजी में भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट की तरफ से इतने ब्लंडर्स हुए हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। तो आप इस ब्लंडर को एक और ब्लंडर कह के जो है वो लेफ्ट कर दें, वेल लेफ्ट तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो आप सिस्टम की बात कर रहे थे, भाई देखें फौरन बात होने लगती है कि सिस्टम को ठीक कर लो। कौन से सिस्टम को ठीक करने की आप बात कर रहे हैं? इसी सिस्टम में हम 92 वर्ल्ड कप जीते हैं, इसी सिस्टम में हम 2009 गलत कह रहे हो आप याया, सॉरी आप गलत कह रहे हैं। इस सिस्टम से 92 आप अगर मेरी बात सुन रहे तो इसी सिस्टम में हमने यूनुस खान को प्रोड्यूस किया है, इसी सिस्टम में शाहिद आफरीदी आए हैं, इसी सिस्टम से जावेद मियांदाद आए हैं। ये जो आप बात करते हैं ना कि नए खिलाड़ियों को मौका देते हैं, भाई नए खिलाड़ियों को आप कैसे मौका देते हैं? अगर वो डिजर्व करते हैं तभी आप उसको मौका दें। हमारे पास होता यह है कि पुराने खिलाड़ी को आपने जो है वो सिवाय इसके कि आपको उसकी शक्ल अच्छी नहीं लगती, वो आपको सलाम नहीं करता, वो आपके साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं रखता, तो आप कहते हैं कि ठीक इसको हटाओ, नए खिलाड़ी को लेकर आ जाओ। बिल्कुल नए खिलाड़ी को मौका देना चाहिए, नए खिलाड़ी को परफॉर्मेंस के साथ मौका देना चाहिए। आप अगर 36 साल की उम्र में शान मसूद को कप्तान बना रहे हैं तो भाई आपको चीजों को ठीक तरीके से लेकर चलना चाहिए। वो 36 साल का खिलाड़ी जो है कहां सर मारेगा जिसने 20 साल की उम्र में क्रिकेट शुरू की है? मिसबाहुल हक को आपने 37 साल की उम्र में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया।
एज जस्ट इज अ नंबर, परफॉर्मेंस बोलती है। हमारे पास होता क्या है, आप सीनियर खिलाड़ियों को वाइप आउट करते हैं, नए खिलाड़ियों को लेकर आते हैं। बैकअप किस तरह बनेगा? यानी आमतौर पे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के क्रिकेट सिस्टम में यही होता है ना कि बैकअप साथ साथ बनाना पड़ता है। अगर एक सीनियर प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो वो मैं कुछ कह सकता हूं इधर? जी 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 सिकंदर। हाँ, अब यही कह रहे हैं कि सिस्टम वही सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है? पहले हमारे पास 18 टीमें खेलती थी डोमेस्टिक क्रिकेट में, 18 टीमें, अब 6 खेल रही हैं। सिस्टम तो वो वाला सिस्टम एक था जिसमें खान साहब जीते वर्ल्ड कप, जिसमें यूनुस खान जीता, जिसमें सरफराज जीता, वो वाला सिस्टम अलग था। ये सिस्टम अलग हो गया है। आप मुझे बताइए कि नए लड़कों में अब्दुल्ला शफीक का चांस नहीं बनता था, हम कह रहे थे उसको खिलाया, अफगानिस्तान में नहीं खिलाया, ठीक है। आपके साउथ शकील का चांस नहीं बनता था, हम कह रहे थे इब्रार को खिलाएं, हम कह रहे थे जमान को खिलाएं, तो इन लड़कों को क्यों नहीं खिलाया? उसामा को खिलाएं, क्यों नहीं खिलाया? तो इसमें कौन सी ऐसी बात? और इसमें एक और बात, याहिया, जो नए प्लेयर्स भी आए जिस तरह अबरार हो गए या जमान खान हो गए, पिछले परफॉर्म कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर पिछले परफॉर्म नहीं कर रहे, पिछले मार खा रहे हैं, वैसे अबरार इज अ पार्ट ऑफ द टेस्ट। नहीं, मुबशिर आप गलत कह रहे हो कि जब आप रोहित शर्मा का मार फेल हो रहा था कि जो वो बैठ गया था, विराट कोहली फेल हुआ था वो बैठा था, पांड्या क्या मार खा रहा था वो बैठा था, लेकिन इस दौरान बैकअप तो बन रहे थे ना, के लिए बैठे थे। वो बड़े प्लेयर है, बड़े दिल के साथ बैठ गए कि आप आए नए लड़कों को ट्राई करें। ये होती है क्रिकेट, ये सिस्टम होता है, इसकी हम बात कर रहे हैं। ये थोड़ी होता है कि जी आप फेल होंगे तो बैठेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। क्या रोहित शर्मा फेल हो गया था कि वर्ल्ड कप से पहले वो बैठ गया था? ये तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ, ये गलत है। आपको रोटेशन रखना पड़ता है, आपको खिलाते। एक लड़का टेस्ट में आ गया, उसने परफॉर्मेंस दी, आप उसको खिलाएं, वनडे के अंदर देखें वो कैसा खेलता है। मगर हम पिक करते हैं T20 से, जिसने सिर्फ 4 ओवर किए हुए होते हैं, वहां जाके फंस जाते हैं। सिस्टम ये होना चाहिए जो कि पहले था। पहले क्या सिस्टम था कि एवरीबॉडी यूज्ड टू प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट। यही बात सिस्टम खत्म। आकिब जावेद भी कह चुके हैं कि T20 के प्लेयर्स थे, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ, आपने उनको वनडे में लिया है। अच्छा, यस, वी नीड सम कंक्लूडिंग रिमार्क्स। याया, टाइम हमारा खत्म हो रहा है जी। बात दरअसल ये है कि आपने रिपोर्ट से तो काम लेना नहीं है, इंसानों से ही काम लेना है। सिर्फ और सिर्फ अपने कामों को सब ईमानदारी के साथ करें। जो आपको जिम्मेदारी दी गई है आप उसको फुलफिल करने की कोशिश करें। आप विराट कोहली की मिसाल आपके सामने है, वो कप्तान नहीं रहे तो उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस जो है वो कन्वर्ट की एज ए बैट्समैन। ना उनको क्रैम्प पड़ते हैं, ना विराट कोहली जो है वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस के लिए खेलते हैं। इंडिया की टीम में जितने भी प्लेयर इस वक्त खेल रहे हैं, आपने अभी बता दिया मुझे 4 साल में 50 प्लेयर खिलाए। अगर ये 50 प्लेयर आपने खिलाए हैं तो खेल तो इस वक्त वर्ल्ड कप में वो खिलाड़ी रहे हैं जिनका करियर 10 साल पहले शुरू हुआ है। रोहित शर्मा को आप ले लें, विराट कोहली को आप ले लें, KL राहुल को आप ले लें, आप रविंद्र जडेजा को ले लें, 10-10, 15 साल से ये क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना बैकअप रखा हुआ है। उनके पास मोहम्मद शामी, हार्दिक पांड्या इंजर्ड हुए तो शामी आ गए, उन्होंने परफॉर्म कर दिया। जी, तो मैं आपको बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप बैकअप प्लान में चीजों को रखें, लेकिन चीजों को साथ लेकर चलने की कोशिश करें। सिर्फ वन नहीं होना चाहिए। अब मोहम्मद हफीज आए हैं, वो डायरेक्टर क्रिकेट हैं, वहाब रियाज जो है वो सिलेक्शन कमेटी के सरबराह हैं, शान मसूद टेस्ट टीम के कैप्टन हैं, यहाँ पर शाहीन शाह अफरीदी जो है वो T20 के कैप्टन हैं। वहाब रियाज की भी क्या बात है कि मतलब वो इतना अपने आप को रीइन्वेंट करते रहते हैं। अभी वजीर भी थे, अब इधर भी हैं, ही इज एवरीवेयर। इन एनी केस वजीर खेल भी बन गए। थैंक यू सिकंदर एंड याहिया, एंड वी होप कि हमें पता चल जाए कि हमने सिस्टम बनाना क्या है, जिसको हमने फॉलो करना है और किसी तरीके से। और ये जो बैकअप वाली बात है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रनिंग में रहे सारे ताकि व्हेनेवर नीडेड, और रिस्क इसी का नाम है ना, रिस्क लें, बैकअप बनाएं, और ताकि आपके अगले 10-15 साल सिक्योर हो जाए। सोचना पड़ेगा। अच्छा, बिल्कुल चेंज करने लगे हैं टॉपिक और जरा स्मॉग की बात कर लें, क्योंकि लाहौर में स्मॉग जो है वो बढ़ती चली जा रही है और स्मॉग का राज बरकरार। जी बिल्कुल, राज बरकरार है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में फिजाई आलूदगी में लाहौर का आज फिर सबसे पहला नंबर 1 है हम जी स्मॉग में। और दूसरे नंबर पे कौन आ गया? पहले नंबर के बाद अब दूसरे नंबर पर आ गया है। लेकिन हम पहले 2 में फिरते रहते हैं। फ़ज़ाई आलूदगी की रोकथाम के लिए लाहौर हाई कोर्ट ने स्मॉग पर काबू पाने के लिए निजी और सरकारी स्कूल कॉलेजेस हफ्ते के रोज़ बंद करने का हुक्म दे दिया, और अदालत ने हिदायत की है कि हफ्ते में 2 रोज़ वर्क फ्रॉम होम की हिदायत पर भी अमल दरामद कराया जाए, जो कि देखना होगा कि किस तरह से अमल दरामद कराया जाता है। दूसरी तरफ अदालती हुक्म के बाद वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में स्मॉग के हवाले से अहम फैसले किए गए हैं, और पंजाब में हफ्ते के रोज़ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ बंद रहेंगी। हफ्ते के रोज़ मार्केटें 3 बजे के बाद खुलेंगी और हफ्ते को थिएटर और सिनेमा भी 3 बजे के बाद खुल सकेंगे।
अच्छा जी, लाहौर से हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट हैं दुआ मिर्ज़ा। दुआ, बताइएगा क्या हो रहा है और ये सारी अपडेट्स जो हमने दी हैं उनकी ज़रा तफसील दें। लाहौर में स्मोक आज भी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी से कुछ देर पहले 334 रिकॉर्ड किया गया है। कल 264 था, लेकिन आज उससे भी बड़ा हुआ है। और बाकायदा बाहर आप निकलें तो फील होता है कि गले में खराश हो रही है, आंखों में हल्की सी जलन भी महसूस होती है। अस्पतालों में भी एमरजेंसी नाफिज की गई है। माहिरीन की जानिब से यही कहा जा रहा है कि सेफ़ और जो इमीडिएटली आप एक्शन ले सकते हैं वो यही है कि आप मास्क लाजमी पहन के बाहर निकलें, ताकि जितना आप बेहतर अपने आप को कर सकें और बचा सकें इस आलूदगी से, वही बेहतर है। सरकारी सतह पर भी कल बड़े फैसले किए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ये ऐलान किया गया कि हफ्ते के रोज़ स्कूल और कॉलेजेस को बंद रखा जाएगा। मार्केटों को हफ्ते के रोज़ 3 बजे के बाद खोला जाएगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स को बेहतर करने के लिए एयर प्योरीफायर आयोनाइजर्स लगाए जाएंगे शहर में। इसके अलावा PHA ने अभी अपनी फ्लीट जो है 8000 की, उसके लिए इलेक्ट्रिक बाइक्स लेने का फ़ैसला किया है, ताकि इन बाइक से जो धुआं छोड़ती हुई बाइक्स हैं माहौल को बचाया जा सके। 30 दिन में फ्री चिंची रजिस्ट्रेशन का फ़ैसला किया गया, ताकि गैर रजिस्टर्ड चिंचियों के ख़िलाफ़ भी क्रैकडाउन किया जा सके। और जितने भी माहिरीन हैं उनको लूप में लिया गया है, ताकि बेहतर फ़ैसले किए जा सके और जल्द से जल्द स्मोक से जान छुड़वाई जा सके। मसनूई बारिश का फ़ैसला किया गया, क्योंकि आमतौर पर बारिश नहीं हो रही, पर हमने देखा था कि पिछले दिनों जब बारिश हुई तो बेहतर हो गया था 2 दिन तक एयर क्वालिटी इंडेक्स। लेकिन अब मसनूई बारिश का फ़ैसला किया गया ताकि इस स्मोक के ड्यूरेशन को मिनिमाइज़ भी किया जा सके और कम किया जा सके। लेकिन साथ साथ शहरियों से यही अपील की जा रही है कि वो जितना बच सकते हैं इस फिज़ा से वो बच सके। मसनूई बारिश करवाने का फ़ैसला किया गया है। अब देखना ये कि इस पर कैसे इम्प्लीमेंट होता है। अच्छा, ये मेजर्स जो है, हाँ, ये जो वर्क फ्रॉम होम एंड ऑल दैट, फिर दुकानों का खुलना, ये अब ये किस तरह चलेगा? बिकॉज आपको पता है इस किस्म की चीज़ें पहले भी होती रही हैं। वी हैव निगरान वज़ीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद हमारे साथ हैं, उनसे पता कर लेते हैं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। अच्छा, एक दफ़ा स्मॉग के लिए लॉकडाउन जैसा कदम उठाया गया, लेकिन एक दिन में ही सब जो था वो रिवर्स हो गया था। तो अब फिर बताया जा रहा है, और हमने अभी रिपोर्ट भी की है कि कुछ सख्त इक़दामात का इरादा है। क्या करने जा रहे हैं आप पंजाब में हुकूमत जो है, और ये किस तरह इम्प्लीमेंट होगा? एंड यू मेक श्योर कि ये चले इसी तरह। देखिए, हमारी कैबिनेट की मीटिंग हुई है स्मॉग पे और पूरी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने, मेड डिपार्टमेंट ने, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने, एग्रीकल्चर ने, पुलिस ने, ट्रांसपोर्ट ने, सब ने अपनी रिपोर्ट्स पेश की हैं। एक जो खुशाइन बात है वो ये है कि AQI अभी 170 से 179 के बीच में हवर कर रहा है और वो उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे पिछले हफ्ते पहुंच गया था। कुछ एरियाज़ में इंडिया के अभी 400 AQI जो है वो है और अभी पंजाब में लाहौर के अंदर 175 है। इसी वजह से हमने कोई सीरियस स्टेप नहीं लिया और सिर्फ सैटरडे को पार्शियल लॉकडाउन जो है अनाउंस किया है और 3 बजे के बाद जो जितनी मार्केट्स हैं वो खुली होंगी। स्कूल जो है सरकारी और दफातर जो है वो सैटरडे को। अच्छा, अभी ये 300 से ऊपर है। हाँ, अच्छा, एवरेज बता रहे हैं वैसे। इब्राहिम हसन मुराद साहब, जो इकदामात हैं उनका फ़ायदा तभी होगा जब शहरों में रश कम हो और मार्केटें खुली रहें, तो रश कम होगा नहीं। अब स्मॉग हो, कोरोना हो, तवानाई बचत हो या टैक्स रजिस्ट्रेशन, ताजिर हजरात इस पर खुद तो ताउन करते नहीं है। क्या इस बार सख्ती करना पड़ी तो आप लोग करेंगे? सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है। देखें, हमने DC और कमिश्नर को यही कहा है कि आप ताजरों से पहले सिटिंग्स करें, उनसे डिस्कशन करें और उनके साथ मिल के जो है एक म्यूचुअल कोऑपरेशन के ज़रिए हम अपना जो हदफ है उसको अचीव करें। ऑब्वियसली जो स्मॉग है उसके अंदर अगर कमी आनी है तो शहरियों ने भी ताउन करना है, ट्रेडर्स ने भी ताउन करना है, एजुकेशनिस्ट ने भी करना है और गवर्नमेंट ने भी अपना रोल प्ले करना है। तो हम सब मिल के ही इसको इंश्योर करेंगे और ऑब्वियसली जो रिट ऑफ द गवर्नमेंट है उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता और हम बिल्कुल जो है लॉकडाउन को इन्फोर्स करेंगे और सैटरडे को 3 बजे के बाद ही मार्केट्स खोलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पंजाब हुकूमत के साथ साथ ताजिर बिरादरी, हमने हमेशा देखा है कि वो रुक जाती है। ताजिर बिरादरी का बहुत बड़ा रोल होता है कि वो बहुत इन्फ्लुएंस होता है। कितनी चीज़ें जो हैं वो अच्छे भले इक़दामात हो रहे होते हैं, वो रिवर्स भी करा लेते होते हैं, पता नहीं क्या है। खैर, एनीवे, ये ज़रूर बताइएगा कि ये सब हम जो बातें कर रहे हैं ये वक्ती इक़दामात हैं, तो लॉन्ग टर्म में एयर पोल्यूशन और स्मॉग का मुकाबला करना है तो ख़ास तौर पर ट्रांसपोर्ट को ठीक करना पड़ेगा। बड़ी गाड़ियों को सड़कों से किस तरह हटाया जा सकता है? एनी आइडियाज़?
देखिए जो डिस्कशन हुआ है उसमें ये बात सामने आई है कि 70 से 80% जो पोल्यूशन है वो ट्रांसपोर्ट का सेक्टर क्रिएट कर रहा है, और इसमें हमने एक क्लियर आज इंस्ट्रक्शन दे दी है कि कोई भी गाड़ी जो स्मॉग इमिटिंग व्हीकल होगी इसको पंजाब की सड़कों पे चलने की बिल्कुल इजाज़त नहीं होगी, और इनको अब हम फाइन नहीं करेंगे 2000 या 4000 का, इनको हम सीधा इम्पाउंड करेंगे। तो नंबर 1 तो ये बात है। नंबर 2 ये कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो इस लिहाज से एफिशिएंट होती है कि एक ही बस के अंदर, एक ही वैगन के अंदर 20-25 लोग सवार होते हैं बनिस्बत इसके कि एक गाड़ी जा रही हो जिसमें एक आदमी सवार हो। तो इसको हम प्रमोट भी करना चाहते हैं इसको, लेकिन हम चाह रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जाएं, और लाहौर में हम इंशाल्लाह जल्द 35 इलेक्ट्रिक बसेस के ऊपर एक ग्रीन लाइन भी स्टार्ट करने का प्लान आपका निगरान वज़ीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद साहब हमारे साथ मौजूद थे। और ये सिर्फ पंजाब हुकूमत का मसला नहीं है, ताजिर बिरादरी का भी मसला होना चाहिए, एक आम आदमी का भी मसला होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वरना फिर कब तक यही करते रहेंगे। एंड इट हैज बीन गेटिंग वर्स एंड वर्स ओवर द पास्ट कपल ऑफ इयर्स। कुछ नहीं कर सकता। हम बात करेंगे लेजेंडरी फास्ट बॉलर वकार यूनुस की, जिनकी आज है सालगिरह है जी। आज है, आपको बता दें, याद दिला दें, 16 नवंबर और 52nd बर्थडे है वकार यूनुस की। और इनके बारे में हम क्या क्या बताएं, क्योंकि हम आज क्रिकेट की बात कर रहे हैं। क्रिकेट से आप प्यार करते हैं, और अगर आप बॉलर हैं तो इन जैसा बॉलर नहीं था, टो क्रशर थे ये। दुनिया क्रिकेट पर तेज रफ्तार स्विंग और खतरनाक यॉर्कर्स इनके मशहूर हैं, और हुक्मरानी की इन्होंने वकार यूनुस ने टेस्ट क्रिकेट में 373 और वनडे इंटरनेशनल में 416 विकेटें हासिल की। 2004 में बैनुल अक़वामी क्रिकेट को खैरबाद कर दिया था, जबकि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच भी रहे हैं। वकार यूनुस 16 नवंबर 1971 में ज़िला बिहाड़ी में पैदा हुए। सो हैप्पी बर्थडे टू वकार यूनुस। और क्या कॉम्बिनेशन था वकार यूनुस और वसीम अकरम का, 2 Ws। Alright, okay. अच्छा जी, अब बात करेंगे एक बार फिर बाबर आजम की, जो कि कल से टॉप ट्रेंड बने हुए हैं। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम ने 4 साल टीम की क़यादत करने के बाद वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी पर शदीद तनकीद और ज़का अशरफ से मुलाकात के बाद तीनों फॉर्मेट की कप्तानी से अलहदगी का सोशल मीडिया पर ऐलान किया, और फिर तो बाबर आजम टॉप ट्रेंड बन गए। बाबर के मद्दाहों समेत कौमी टीम के खिलाड़ियों ने भी अपने एहसासात और जज्बात का सोशल मीडिया पर भरपूर इजहार किया। शाहीन शाह अफरीदी का क्या कहना था, एक दफ़ा ये भी देख लेते हैं। शाहीन शाह अफरीदी ने ये बाबर आजम के लिए सोशल मीडिया पर पैगाम जारी किया, और ये हम वो ट्वीट भी देख रहे हैं कि आपकी मिसाली क़यादत में बेहतरीन टीम वर्क और दोस्ती देखी। आपकी क़यादत और टीम के लिए इत्तेहाद और इज्तिमाई कामयाबी का आज़म काबिल सताइश है। शाहीन शाह अफरीदी ने बाबर आजम के लिए बतौर बैटर नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि आपको मजीद बैटिंग रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए देखने का मुंतज़िर। ऐसे ही कुछ। अच्छा, फिर रिजवान का ने भी किया, शादाब खान की भी हम आपको स्क्रीन पे ट्वीट्स दिखाए हैं, मोहम्मद रिजवान का भी, और ख़ास तौर पे मोहम्मद रिजवान के लिए तो वैसे भी ज़रा पर्सनली उनको लगा होगा, बिकॉज वो उनके साथ पार्टनरशिप उनकी रही है, करीबी दोस्त भी हैं, और फिर एक ओपनिंग पार्टनरशिप भी बहुत अरसा इन दोनों की चली है। बड़ी मशहूर, जी बिल्कुल, इनकी दोस्ती। वसीम की भी ट्वीट हम देख रहे हैं। सभी ने अपने अपने अंदाज में बाबर आजम की कप्तानी को याद किया और उनको ट्रिब्यूट दिया। फैज़ान लखानी हमारे साथ हैं। फैज़ान, ट्वीट्स वगैरह से तो पता चल रहा है कि ऑब्वियसली बेस्ट ऑफ लक भी उनको किया जा रहा है कि आप और रिकॉर्ड ब्रेक करें, और एक अफसोस टाइप भी हमें लग रहा है जैसे कि कप्तान, अब वो कप्तान नहीं रहेंगे, लेकिन ही इज़ वेरी मच अ पार्ट ऑफ द टीम स्टिल। और एक सोच ये भी पाई जा रही है कि बाबर आजम को इंडिया में ही रिज़ाइन दे देना चाहिए था, क्योंकि उनको पता चल गया था कि जब वो वापस आएंगे तो ऐसा होगा, कप्तानी छोड़ने का कहा जाएगा। तो बताइए। देखिए, वर्ल्ड कप के दौरान इस तरह की तलात आने लग गई थी, बट एक राय ये भी थी कि शायद बाबर को ऑस्ट्रेलिया के टूर तक कंटिन्यू करेंगे, और बाबर को ये कहा भी गया था कि आप रेड बॉल की क़यादत आप बरकरार रखें, व्हाइट बॉल की क़यादत आप छोड़ दें। रेड बॉल की क़यादत करना, ऑस्ट्रेलिया का टूर करना, यानी बाबर के मतलब मजीद उसके लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देना, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का टूर किसी भी कैप्टन के लिए आसान नहीं होता। शान मसूद के लिए भी एक चैलेंजिंग वो टूर होगा। बट अगेन बाबर आजम ने अगर आप 50 ओवर के क्रिकेट देख ले तो उसमें स्ट्रगल जरूर किया है एज अ कैप्टन, एज टीम। इनफैक्ट हमारी पूरी 50 ओवर में स्ट्रगल करती रही, और सिर्फ लीडरशिप का मसला नहीं था। प्रॉब्ली मैं पहले भी बार बार ये कहता रहा था कि हमारा मसला 50 ओवर यही बाबर आजम था जिसकी क़यादत में पाकिस्तान T20 में बड़ा अच्छा खेलती रही, यही बाबर आजम था जिसकी क़यादत में पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज में बड़ा अच्छा करती रही। यानी देयर इज समथिंग एल्स जो बड़े टूर्नामेंट्स में मसला कर रहा था पाकिस्तान टीम का, वो शायद प्लेयर के मेथड ऑफ
क्रिकेट का मसला हो, प्लेयर्स की मेंटल स्ट्रेंथ का मसला हो, कि वो बड़े टूर्नामेंट में आके प्रेशर को उस तरह सह नहीं पाते। जिस तरह माजी के वर्ल्ड कप से भी, पिछली बार भी जिस तरह हमारी गुफ्तगू हो रही थी मुबशिर से, कि माजी के वर्ल्ड कप से भी यही चीजें होती रही। एनीवे, अब बाबर को आपने हटा दिया। अब मेरी दुआ यही है कि आज से 4 साल बाद शाहीन हो या शान हो, जो भी वाइड बॉलर कप्तान हो, दोबारा हम उसको हटाने की बातें ना कर रहे हो, बल्कि हम अगले 4 साल प्लेयर्स को इस तरह डेवलप करें कि सिर्फ कप्तान को एट द एंड ऑफ द टूर्नामेंट बलि का बकरा एट द रिसीविंग एंड सिर्फ कप्तान ना हो। फैजान, अब हम क्यूरियस हैं, ऑफ कोर्स पीपल लव बाबर, और ये कभी भी कोई अच्छी चीज़ नहीं होती कि इतनी बैड परफॉर्मेंस हो जाए कि कप्तान को ही हटा दिया जाए। इट्स नेवर अ वेलकम मूव, बट होता है ऐसा। आप इंडिया में थे वर्ल्ड कप के दौरान, इनके साथ आप ट्रैवल करते रहे, बाबर के हवाले से बताएं, उनको टेंशन थी, उनको नज़र आ रहा था कि ये जब वापस जाएंगे तो इस किस्म की बातें हो रही हैं। ऑब्वियसली दे वर अवेयर ऑफ जो भी यहाँ कॉन्वर्सेशंस चल रही थी पाकिस्तान में। क्या इफेक्ट था बाबर? देखिए, बहुत सारी चीजें जो पाकिस्तान में हो रही थी, उसने पाकिस्तान टीम पर और बाबर पर अच्छा असर नहीं छोड़ा। खास तौर पर जो खबरें पहले आई थी कि उनको आइसोलेट कर दिया गया है, चेयरमैन पीसीबी उनसे उनका फोन नहीं ले रहा, और फिर उसके बाद चेयरमैन पीसीबी की जानिब से एक व्हाट्सएप चैट को मतलब एक जर्नलिस्ट मंजर हम लेके आते जो बकौल उनके के चेयरमैन पीसीबी की जानिब से दी गई थी, जिसमें वो सलमान नज़ीर और बाबर की जो चैट थी उससे भी एक परेशान किया था बाबर को। तो इस तरह की सारी चीजों ना फिर पीसीबी का ऐसी भी कोई इंफॉर्मेशन है उसी व्हाट्सएप चैट लीक पर कोई कानूनी कार्रवाई का भी सोच रहे हैं बाबर? देखिए, बाबर का पूरा राइट है और मशवरा जरूर किया है बाबर ने इस हवाले से अपने दोस्तों से, अपने करीबी जराये से, करीबी साथियों से, कि इसमें आगे किस तरह लेके जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, उसमें आपकी एक पर्सनल चैट है, आप किसी से क्या बात करते हैं, उसमें वो 2 लोगों का कॉन्सेंट और 2 लोगों का कॉन्सेंट होना जरूरी होता है। ये कोई नेशनल सिक्योरिटी का मसला नहीं था कि जिसको आप फौरन स्क्रीन पर फ्लैश कर दें। ये 2 लोगों की आपस की एक प्रोफेशनल इदारे के लोगों की गुफ्तगू थी, तो वो उस पर ऑफकोर्स बाबर परेशान भी थे और नाराज भी थे, ये हमारे जराये ने ये बताया। तो ये चीज, और उसके अलावा मैं एक बता रहा था कि जो प्रेस रिलीज जब पाकिस्तान की टीम बेंगलोर में थी, उस दौरान एक प्रेस रिलीज आता है जिसमें पीसीबी पूरी दुनिया से कहता है, फैन से कहता है कि टीम को बैक करें। फिर इसमें एक पैराग्राफ होता है कि हमने पूरा छूट दी थी बाबर और इंजमाम को टीम मुंतखब करने के लिए, और फिर एंड में ये भी लिख देते हैं कि हम वापसी पे सारा तजिया करेंगे, इवेल्यूएट करेंगे कि क्या चीजें हो रही है। अभी मिड टूर्नामेंट चल रहा है और आप मिड टूर्नामेंट में जब इस तरह की बात करते हैं तो वो असर करती है कैप्टन पर, मायूसी होती है, वो ये फील जरूर करता है कि यार मुझे बैक क्यों नहीं कर रहा बोर्ड। तो ये सारी चीजें ऑफ कोर्स थी जिसकी वजह से बाबर मायूस जरूर थे। अच्छा, तो खैर ये जरा कबल अज़ वक्त है पूछना, ऑफ कोर्स टाइम विल टेल, जिस टीम की कप्तानी आपने इतने अरसा की हो उसमें जस्ट एज नहीं आपको पता भी हो, लेकिन आप सडनली एक नया रोल हो कि आप यू आर जस्ट अ पार्ट ऑफ द टीम एंड अ बिग पार्ट ऑफ द टीम, वी आर नॉट टेकिंग इट अवे, लेकिन कप्तानी आपकी नहीं होगी, यू आर एक्चुअली टेकिंग ऑर्डर्स फ्रॉम समवेयर एल्स। बाबर ये कर लेंगे अच्छी तरह? लेकिन it's not about taking orders from someone else, team effort होती है और yeah, but you are not Faizan, still you are not in the decision making process anymore. देखिए, अब सीनियर प्लेयर्स तो हमेशा डिसीजन मेकिंग में मोर और लेस साथ होती है, चाहे कप्तान हो ना हो, बट माजी में भी इस तरह की मिसालें मिली है। मोस्ट रिसेंटली अगर हम बात करें तो सरफराज कप्तान रहे थे, बट उसके बाद वो बाबर के अंडर खेले। इंडियन टीम की मिसाल हम सामने ले लेते हैं, विराट कोहली कप्तान रहे, रोहित शर्मा आज उनके कप्तान है, बट विराट जबरदस्त किरदार अदा हमारी कौमी क्रिकेट टीम में तो ऐसा होता ही रहा है कि हर बंदा एक दौर में किसी न किसी की कप्तानी में खेल चुके हैं। वसीम अकरम वकार की क़यादत में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपसे मजीद भी इस पर हम बात करते रहेंगे। और यही दुनिया है, यही जिंदगी है कि एक दिन आपका उरूज आता है, एक दिन कहीं ना कहीं आपको सरेंडर भी करना पड़ता है, लेकिन दिस इज लाइफ। हाँ, और इसको इतना वी आर नॉट गोइंग टू टेक इट कि बहुत कोई बिग डील हो गई है, ऑल्दो है थोड़ी सी बिग डील, बट स्टिल बाबर इज एन अमेजिंग प्लेयर, वर्ल्ड क्लास प्लेयर, एंड के तौर पे याद रखा जाएगा जब ये वी हैव ग्रेट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम हिम, और वो डेफिनेटली, और जिस तरह कल उनकी ट्वीट में देख ही लिया कि वो खुद भी बड़े गियर्ड हैं टू परफॉर्म टू हिज ऑप्टिमम लेवल। और अब वो जो एक करेज उनको अब मिलेगा ना कि अब जो परफॉर्मेंस वो देंगे वो यकीनन दुनिया देखेगी।
अच्छा जी, मूविंग ऑन, एक बहुत जबरदस्त स्टोरी, एक स्टोरी जो कि बड़ी वायरल भी हुई है एंड वी फील वेरी प्राउड जब पाकिस्तान को कोई एजाज़ मिले, और इस किस्म का एजाज़ हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। टीचर ऑफ द ईयर अवार्ड जो गया है सिस्टर ज़ैफ को, जो कि गुजरांवाला की हैं, और अक़वाम मुत्तहिदा की तालीमी, साइंसी और सकाफती तंजीम यूनेस्को ने उन्हें पेरिस में मुनक़दा एक तकरीब में आलमी टीचर अवार्ड नवाजा है, विच इज़ अनबिलीवेबल। आप सोच लें कि दुनिया में कितने टीचर्स हैं, लेकिन उन सारों में से ये अवार्ड और इस एजाज़ के पीछे इनकी तालीम से गैर मशरूत वाबस्तगी और अनथक मेहनतों की एक तवील दास्तान है, और यही दास्तान उनसे हम सुनते हैं। हमें खुशी हो रही है कि हमें ज्वाइन किया, ज़ैफ हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हम इन अ नटशेल आपकी स्टोरी सुनना चाहते हैं, इतने इंस्पायर्ड हैं आपसे, ख़ास तौर पे आपने बड़ी मिसालें कायम की हैं। एक तो ग्लोबल टीचर अवार्ड आपको मिला है, और आपने तालीम को लिटरली, जिसको कहते हैं ना, इबादत की तरह आपने इबादत का दर्जा दिया है, हम ये कहेंगे। पहली बात तो ये है कि मैं आप दोनों से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आप दोनों मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मैं अक्सर आपका प्रोग्राम देखती हूँ। बहुत एंड थैंक यू सो मच मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि जियो के प्लेटफॉर्म से मैं आज अपने लोगों से बात कर सकती हूँ। जहाँ तक मेरी स्टोरी का ताल्लुक है, तो मैंने 13 साल की उम्र में अपने स्कूल का आगाज़ किया था। 7वीं में मैंने स्कूल छोड़ दिया था, तो मैंने तब इरादा किया कि मैंने बच्चों को भी पढ़ाना है, मुफ्त तालीम देनी है हमेशा, और मैंने खुद को भी पढ़ाना है। तो उसके बाद मैं किसी इंस्टीट्यूशन में नहीं गई, मैंने खुद को खुद ही पढ़ाया और खुद ही मैंने एज ए चाइल्ड लेबर काम स्टार्ट किया, और मैंने अपने स्कूल को फंड करना शुरू किया। 17 साल तक जॉब करती रही हूँ और अपने स्कूल को फंड करती रही हूँ। लोगों के घरों में जा के कन्विंस करती रही हूँ कि अपने बच्चों को स्कूल में भेजें, उनको काम ना करने दें, छोटी बच्चियों की शादियाँ ना करें। तो इस तरह से मेरा ये सफ़र चलता रहा है। घर के सहन में मेरा 14 साल इसी में आप प्लीज ऐड कर दें कि आपकी ये इतनी ज़बरदस्ती कहानी, इतनी इंस्पिरेशनल कहानी पेरिस तक कैसे पहुंची, यूनेस्को तक कैसे पहुंची, अक़वाम मुत्तहिदा के पास कैसे खबर पहुंची? क्योंकि मुझे पहले बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं। मैंने 2014 में लिंडसिन्स ग्लोबल प्राइज विन किया था, और वो भी मैं वाहिद पाकिस्तानी हूँ जिसको अभी तक वो अवार्ड मिला। उसके मुझे $20,000 मिले थे, और वही वो पैसे थे जिनसे मैंने अपना स्कूल स्टैब्लिश किया, वोकेशनल सेंटर मैंने बनाया। फिर मुझे बहुत सारे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी मैं एलुमनाई भी रह चुकी हूँ। तो इस तरह से ऑलरेडी बेसिकली मैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे हूँ। अच्छा, जो खुद सेल्फ टॉट हो, आप कह रही हैं कि आपने खुद को पढ़ाया, फॉर्मल एजुकेशन एज सच जो एक ट्रेडिशनल होती है ना, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, वो वाला आपका रूट नहीं था। ये जज्बा कि मुझे खुद को पढ़ाना है और उसके बाद फिर वो नॉलेज जो है वो मुझे आगे पास ऑन करनी है, ये कहाँ से आया? मतलब किसने आपको इंस्पायर किया आपकी सराउंडिंग्स में कि आपको लगा कि भाई एजुकेशन से बड़ी चीज़ तो कोई हो नहीं सकती? इनर सेल्फ, मुझे अपने अंदर कुदरती तौर पे ये पता था कि एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर हमारे पास इल्म नहीं है, अगर हम सवाल करना नहीं जानते हैं, अगर हम अपने आप को एक्सप्रेस करना नहीं जानते हैं, तो फिर हमारी जो लाइफ है इट्स यूजलेस। हमारी लाइफ, हर इंसान किसी ना किसी पर्पस के तहत इस दुनिया में आया है और हमें उस पर्पस को जानना है। मेरा जो गोल है, मेरा जो पर्पस है, दैट इज टीचिंग। आई वॉज born to be a teacher. I was born to get education and to spread education. मेरा ये बिलीफ है और हमेशा से मेरा ये बिलीफ रहा है। और फिर दूसरी बात ये कि मुझे ये लगता है कि जो बच्चे हैं वो बिल्कुल रोज पेटल्स की तरह होते हैं, वो फूल की पत्तियों की तरह होते हैं। उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनको सीखने के मौके देना चाहिए, उनको इस तरह का माहौल देना चाहिए जहाँ पे वो फ्लरिश कर सकें, जहाँ पे वो अपनी क्वालिटीज जो है उनको पॉलिश कर सकें। बच्चे जो हैं उनको अपने टीचर को देख के डरना नहीं चाहिए। बहुत अच्छी आपने बात की है। और जो आपने बात की है खुद पर यकीन, सेल्फ बिलीफ, ये अगर सब में आ जाए तो कमाल हो जाए। और फिर सिस्टर ज़ैफ, आपका ये कहना है दैट यू वर अ बॉर्न टीचर, मतलब आपको ये अपने अंदर फील होता था, तो यू टीच करना, डिज़ायर टू टीच इज़ वन थिंग, फिर लोगों को कन्विंस करना कि आप अपने बच्चों को यहाँ स्कूल भेजें और उनकी तरबियत के लिए, वो एक और बैटल है, दैट्स अनदर स्ट्रगल ऑल टुगेदर। तो ये तो साइड बाय साइड आप काफ़ी जंगें लड़ रही थी।
बहुत ज्यादा। फिर जब ना सिर्फ मैं लोगों के घरों में जा के लोगों को कन्विंस करती थी कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, बल्कि साथ ही मैंने फिर ये भी स्टार्ट कर दिया कि मैंने औरतों को फ्री स्किल्स भी सिखाना शुरू कर दिए, ताकि माएँ डेली बेसिस पे मेरे पास आएं और मैं इनकी काउंसलिंग करती रहूं और उनको पता चले कि बच्चों को एजुकेशन हर कीमत पे देनी है और वो कुछ ना कुछ कमा के अपने बच्चों को सपोर्ट भी कर सकें। तो ये बहुत सारी चीजें जो हैं मैं एक साथ करती रही हूँ। बिलीव की बात की, खुद पर यकीन की बात की, लोगों के लिए तो आप आइडियल हैं, मेंटोर की हैसियत रखती हैं, लेकिन जो खुद के लिए आपने एक बेंचमार्क अब बना दिया है, अब आगे क्या, आगे आपकी क्या खुद से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? सिस्टर ज़ैफ से हम What an inspiring person। ये जरा देखें कि we are talking about गुजरांवाला। 7,000 से ज़्यादा असातिज़ा के नाम थे जिसमें सिस्टर ज़ैफ का नाम आया है। $10 लाख का इनाम हासिल करने वाली दुनिया की 8वीं उस्ताद हैं, और क्या कमाल की स्टोरी है, कमाल की स्टोरी भी है, और ना सिर्फ अपने लिए बल्कि कितने लोगों को इंस्पायर कर रही हैं। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट गुजरांवाला। देयर आर चैलेंजेस। वैसे तो माशाल्लाह हमारे हर शहर में ही चैलेंजेस हैं और दुनिया में हर जगह चैलेंजेस होते हैं, लेकिन यहाँ लोगों को कन्विंस करना, पहले तो अपने आप को पढ़ाना, अपने ये बात समझ लेना एक यंग उम्र में कि पढ़ाई कितनी, इल्म कितनी लाजमी है, और उसके बाद सेल्फ टॉट अपने आप को पढ़ाना, फिर लोगों को कन्विंस करना कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं, और फिर ऐसा मतलब अपना नाम बीच में बना लेना कि दुनिया आपको रिकग्नाइज करना स्टार्ट हो जाए और आप लगे रहे एक चीज के पीछे। की जरूरत नहीं है जो आपको लगता है कि हम बाहर जाएंगे तो ये होगा। हम अपने मुल्क में रहते हुए, प्रेसिडेंट के साथ भी इनकी तस्वीर है, और हम आपकी तारीफों में लगे हुए हैं सिस्टर ज़ैफ, बिकॉज वी कैन नॉट इमेजिन कि क्या ज़बरदस्त स्ट्रगल है। लेकिन माशाल्लाह बहुत सी दुनिया में स्ट्रगल होती है, लेकिन हमेशा नहीं होता कि रिकग्निशन भी वो मिले। आपको तो रिकग्निशन भी इतनी मिली है, उसके साथ साथ आपको बड़े अवार्ड्स और इनाम मिलते हैं। तो अब आगे का क्या सोचा है? इसको आपको देख के, आपसे बात करके हमें ये पता चल गया कि आप रुकेंगी नहीं, तो आगे क्या करना है? नहीं, I am unstoppable. Yes, you are. जब मैंने इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया था तो बेसिकली मेरा मकसद ये था कि अगर मैं विन करूंगी तो मैं अपना ड्रीम स्कूल बनाऊंगी, लेकिन चूंकि अब मुझे पता चला कि ये वाले पैसे जो है ये मुझे इंस्टॉलमेंट्स में मिलने 10 से 15 सालों में, तो इससे मैं वो अपना ड्रीम स्कूल तो नहीं बना सकती 10 एकर्स का। तो मैं ये चाहती हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान मुझे जगह डोनेट करे, ताकि जैसे जैसे मेरे पास पैसे आए मैं अपने स्कूल की जो बिल्डिंग है उसको तामीर करती जाऊँ और फिर मैं अपना ड्रीम स्कूल बनाऊँ 2000 बच्चों के लिए, जहाँ पे जो बिल्कुल बच्चे जो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि वो कभी स्कूल जाएंगे, उनको मैं वहाँ पे लेके आऊँ, उनको मैं बेहतरीन एजुकेशन दूँ, बेहतरीन खुराक दूँ, और वो भी दुनिया में जाके ऐसे ही पाकिस्तान का नाम सर बुलंद करें जैसे मैंने किया है। तो ये मेरा ड्रीम है, मैं इसको करना चाहती हूँ और बहुत अच्छी ड्रीम है, और बड़े अच्छे प्लेटफॉर्म पे आपने इस ड्रीम का इजहार किया है। बहुत से लोग हमें देख रहे हैं, पाकिस्तानियों के दिल बहुत खुले हैं, और जब अच्छा कोई मकसद नजर आ जाए ना तो वो दिल खोल के देते हैं। बिल्कुल। और जो आपने बेंचमार्क सेट कर दिया है वो कमाल की, और जो आपने खुद पर यकीन की बात की है, मैं दोबारा जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, जहाँ जहाँ देखा जा रहा है, आप कर सकते हैं। रुकावटों को पीछे छोड़ना होगा, खौफ को पीछे छोड़ना होगा, मुसीबतों को पीछे छोड़ना होगा, और आप कर सकते हैं। बहुत मुबारक शुक्रिया, बहुत खुशी हुई आपसे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग। अच्छा, ये वो है खातून, और ये वो अचीवमेंट है जिसको हम कहते हैं लाइक ए वाओ। ये वो वाली लाइक ए वाओ वाली बात है कि आप हैरान हो जाते हैं कि किसी में इतना जज्बा हो कि डिस्पाइट ऑल हर्डल्स एंड ऑब्स्टिकल्स आप चलते रहे आगे, और ये ना देखें कि कोई रिकग्नाइज करेगा क्या नहीं करेगा, वो तो हो गया, दैट्स अनदर स्टोरी। लेकिन लाइक शी सेड, अच्छा जी, समुद्री कछुओं को जहां अपने कुदरती शिकारियों से खतरा रहता है, वहीं माहौलियाती तब्दीली और आलूदगी इनकी बका को खतरे में डाल रही है। समुद्री कछुओं की 7 में से 3 अक़साम को शदीद खतरा है और खतरे से 2-4 हैं। ऐसे में पाकिस्तान में मरीन टर्टल्स कंजर्वेशन यूनिट इन कछुओं को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करके इनकी नस्ल बढ़ाने के लिए सरगर्म। अच्छा, ये रिपोर्ट है उनीबा ज़मीर शाह ने बनाई है। आई एम वेरी इंटरेस्टेड, लेट्स वॉच टुगेदर। 16 अगस्त 17 अगस्त से जो है इसका सीज़न हो जाता है, तो फिर जो है फरवरी के बाद मई इसमें ख़त्म हो जाता है। जब मादा कछुआ आता है अपना बॉडी फिट खोद के जो चैम्बर लगा के जिसमें से वो अंडे देती है, तो हम लोग वहाँ से जो अंडे कलेक्ट करके अपने एचरी में लगाते हैं। तो इससे ये होता है कि इसके यहाँ से इनके अंडे भी बच जाते हैं और वहाँ पे महफूज होते हैं। जिनका टाइम जैसा होता है ब्रीडिंग का, कुत्तों को पता चलता है कि उनको सूंघते हैं, कुत्ते जो है इनको कोदते हैं, तो इस वजह से हम लोग जो है यहाँ से इनके अंडे यहाँ से निकाल देते हैं। वहाँ से मैक्सिमम 40 से 45 दिन के बाद बच्चे हैच होना शुरू हो जाते हैं, तो हम लोग वहाँ से बच्चे उठा के हम पानी में रिलीज़ करते हैं।
कछुओं की बका की जंग उस दिन ही शुरू हो जाती है जिस दिन ये अंडों से निकलते हैं। इनकी तकरीबन तमाम ही अक़साम ख़तरे से दो चार हैं और एक अंदाज़ा है कि 1000 अंडों में से निकलने वाला कोई एक खुशकिस्मत कछुआ बालिग़ हो पाता है और अगर वो मादा हो तो वो अंडे देने के लिए उसी साहिल का इंतखाब करती है जहाँ से उसकी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ था। एक मादा 60 से लेकर 120, 140, 170 तक देती है। लोग जो है तंग करते हैं यहाँ पर। अब अभी भी आपने देखा था तो गाड़ियाँ जो है यहाँ पर चलाते हैं लोग और लोग आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए। ये जो है खाना पीना खाते हैं और कचरे होते हैं ना तो यही फेंकते हैं। जो कछुए जो है ये चीज़ खा जाते हैं। बोतल कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं तो शीशे इसका टूट जाता है तो इसका फ्लिपर इधर उधर से हिट हो जाता है। पूरे अर्ज़ पर आबो हवा गर्म होती जा रही है। माहिरीन के मुताबिक रेत का दर्जा हरारत इंक्यूबेशन के दौरान कछुओं की जिन्स पर असरअंदाज होता है। गर्म आबो हवा समंदरी कछुओं में नर की कमी पैदा करके मादूमियत की तरफ ले जा सकती है। हम इस उम्मीद के साथ इन कछुओं को समंदर में आज़ाद कर रहे हैं कि ये इंसान के बिगाड़े माहौलियाती निज़ाम में ज़िंदा रहकर तवाज़ुन पैदा करने की फितरी खिदमत कर पाएंगे। कैमरामैन जुबैरुद्दीन के साथ उन्नीबा ज़मीर शाह, जो न्यूज़, कराची। बहुत ही अच्छी, वेरी इंटरेस्टिंग। और इससे ये भी एक चीज़ सामने उभर के आ गई कि हम नहीं जीने दे रहे भाई। ये मतलब हमने बहुत ही पलूट किया हुआ है अपना समुंदर, वो तो खैर हमने किया ही हुआ है। और हम जो कहते हैं ना कि जी ये स्पीशी जो एक्सटिंक्ट हो रही है ये वो, उसमें हमारा कितना रोल होता है? एमी बैठे बैठे तो नहीं वो एक्सटिंक्ट हो रहे ना, क्योंकि हमने उनकी जगहों पे कब्जा कर लिया है। और जिस तरह ये बता रहे थे सभी को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होगी, अपना रोल प्ले करना होगा, बजाय कि बाकियों से शिकायत करें। अच्छा जी, वी नीड टू मूव ऑन और सियासत की बात कर लें और आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का बलूचिस्तान में अपनी पार्टी के लिए हिमायत इकट्ठी करने का मिशन काफ़ी कामयाब होता नज़र आया है। और नवाज शरीफ ना सिर्फ बलूचिस्तान में अपनी जमात के कदम मजबूत करना चाहते हैं बल्कि वो नए इत्तेहादियों की भी तलाश में हैं। इब्तदाई तौर पर उन्हें खासी कामयाबी भी मिली है। 30 से ज़्यादा सियासी शख्सियात नून लीग में शमूलियत का ऐलान कर चुकी हैं, जबकि अभी और लोग भी कतार में हैं। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने कोयटा में इजलास के दौरान एक बार फिर सवाल उठाया कि तब्दीली लाने वाले 4 साल में कौन सी तब्दीली लाए। सुनिए। कोयटा वैसे का वैसे ही है, आज भी वैसे उसी तरह से है कोयटा। जो मैं पहले छोड़ गया था वही देख रहा हूँ कोयटा। बिजली के जो कारखाने हैं वो मेरे साथ मिलकर शहबाज शरीफ साहब ने लगाए हैं और 1.5 साल में लगाए हैं। ये काम हमने करके दिखाया है, तब्दीली इसको कहते हैं। और आज अगर हमारी हुकूमत आज भी अगर होती तो कब का पाकिस्तान आज बदल चुका होता। कुछ याद रखें, कौन क्या कर गया आपके लिए कि 4 सालों में कौन सी तब्दीली लेके आए हैं। वो कौन सी तब्दीली है? वो सिर्फ हसद, बुग़्ज़, एक दूसरे को बदतमीजी का कल्चर प्रमोट किया यहाँ पे। अच्छा जी, साफ दिखाई दे रहा है कि मुस्लिम लीग नून की नज़रें बलूचिस्तान के इलेक्टेबल्स पर है, इसलिए उन्हें पार्टी में शामिल किया जा रहा है, जिस पर पीपल्स पार्टी भी परेशान नजर आ रही है। हमने बयानात भी देखे पिछले दिनों। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के बयानात से इस्तराब वाज़े हो रहा है, जिसके जवाब में शहबाज शरीफ ने मशवरा दिया है कि रोने धोने और इल्ज़ाम तराशी से कुछ नहीं होगा। बिलावल भुट्टो मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं। मैंने उनके साथ 16 माह काम किया है और बहुत अच्छे हमारे ताल्लुकात थे और हैं। वो अगर ये बात कर रहे हैं तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जिसको पाकिस्तान के अवाम वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करेंगे कौम उसको कबूल करेगी। और अगर पाकिस्तान के अवाम अपने वोटों के ज़रिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कबूल करते हैं तो मुझे यकीन है कि सब उसको कबूल करेंगे। अच्छा, सॉरी, माजरत के साथ इससे पहले आप आगे जाएं कि ये मैं दूसरी बार बयान सुन रही हूँ शहबाज शरीफ साहब का कि उन्होंने बिलावल भुट्टो को कहा है हमारे छोटे भाइयों की तरह। सर क्या हो गया है?
मतलब वो छोटे भाई तो नहीं है, बेटों की तरह है, मतलब ये कहते हैं आप लाइन तो बिकॉज एज डिफरेंस देखे ना, यू आर 72, बिलावल इज 34, शायद उन्होंने वैसे ही कह दिया हो। आई नो, बट मतलब अच्छा जी, पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में इलेक्टेबल्स खासी अहमियत रखते हैं और किसी भी पार्टी में इनकी शमूलियत बिलाशुबा इलेक्शन जीतने के लिए एक कामयाब हिकमत अमली समझी जाती है। हालांकि आवाम में इसे ज़्यादा अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। ऐसे सियासी जोड़ तोड़ और समझौतों में पार्टी का नज़रिया कहीं पीछे रह जाता है। माजी करीब की बात है कि मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ खुद इन्हीं इलेक्टेबल्स की सियासत को शदीद तनकीद का निशाना बनाती रही हैं और बहरहाल तासुर यही है कि फ़िलहाल मुस्लिम लीग नून चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों को अपने साथ मिलाया जाए तो इलेक्शन जीत सकते हैं। माजी में किसी का क्या सियासी नजरिया रहा है नून लीग का, अब ये मसला नहीं रहा। हमारे साथ हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह साहब, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या प्लान क्या है। राना साहब, इलेक्शन से पहले मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी हिकमत अमली ये नज़र आ रही है कि आप लोग जहाँ मुमकिन हो वहाँ सीट एडजस्टमेंट या इत्तेहाद करेंगे और जहाँ मुमकिन हो वहाँ इलेक्टेबल्स भर्ती करेंगे, तो क्या हम ठीक समझ रहे हैं, ऐसा ही है? जी, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं और आपने बड़ी पॉलिटिकल बात की है। ऐसा ही होता है कि इलेक्शन को जीतने के लिए, कामयाब होने के लिए मुमकिन भी और ज़रूरत भी, दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है। जिस चीज़ की ज़रूरत हो कामयाबी के लिए, उसके मुताबिक जो मुमकिना एडजस्टमेंट्स या हमायत दरकार हो तो उसके लिए कोशिश की जाती है। और हमें जिन सूबों में या जिन एरियाज़ में इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम वहाँ पे किसी का साथ दे के कामयाबी हासिल करें या किसी का साथ लेके कामयाबी हासिल करें, तो उसके लिए हमने पूरी जो है वो एक स्ट्रेटजी जो है वो उसके तहत हम आगे चल रहे हैं और इसमें हमें काफ़ी कामयाबी। राना साहब, एक बहुत अहम सवाल कि अभी सीट एडजस्टमेंट्स और इत्तेहाद वगैरह सिंध में हुए, बलूचिस्तान में हुए, चांस है कि खैबर पख्तूनख्वा में भी यही होगा। क्या पंजाब में सीट एडजस्टमेंट और इत्तेहाद होने का इरादा है? मुस्लिम लीग ख़ाफ और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मुंतज़िर होंगे? देखें, सिंध में और ख़ासकर कराची में जो है वो हम GDA और MQM के साथ हमारी बात हो रही है और हमें उम्मीद है कि उनके साथ एक बेहतर सीट एडजस्टमेंट जो है वो मुमकिन होगी। इसी तरह से KPK में JUI और दूसरे लोगों से जो है वो अभी बात किसी फाइनल स्टेज पे तो नहीं, लेकिन बहरहाल वहाँ पे हालात के मुताबिक जो है हम समझते हैं कि वहाँ पे सीट एडजस्टमेंट जो है वो इलेक्शन की कामयाबी के लिए जो है वो ज़रूरी होगी। जहाँ तक पंजाब का तल्लक है तो पंजाब में एज सच हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी किसी जगह पे अगर किसी सीट पे कोई एडजस्टमेंट जो है उसकी कोई ज़रूरत या उसकी कोई जो है वो प्रेफरेंस बनती हुई तो उसके ऊपर सोचा जा सकता है। ख़ास तौर पे क्यू लीग जो है, क्यू लीग इस बात की ख्वाहिशमंद भी है और हमारा भी इरादा है कि अगर उन्हें किसी सीट पे एडजस्ट करने के लिए जो है वो हमें मुमकिन हो, हमारे लिए आसानी हो, तो वो हम कर सकते हैं। अच्छा राना साहब, ये भी बताएं कि सब हिकमत अमलियाँ और तैयारियाँ इस एक नुक्ते पर हैं कि मियाँ नवाज शरीफ आपकी मुहिम लीड करेंगे और वही उम्मीदवार बराए वज़ीर आज़म होंगे, लेकिन इसके लिए तो उनकी नाअहली ख़त्म कराना होगी, तो वो कानूनी प्रोसेस जो है वो इस वक्त किस मरहले में? देखें, वो प्रोसेस जो है उसमें एक ही बात है जो जिसके ऊपर ये बात की जा रही है कि उन्हें जो सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले की बुनियाद पे कहा जा रहा है कि वो फॉर एवर जो है वो नाअहल हैं, लेकिन उसके ऊपर लेजिस्लेशन हो चुकी है, कानून इस वक्त मौजूद है और उस कानून की रूह से आइन की तशरीह या आइन से मुतल्लक जो है वो वजाहत कर दी गई है कि जहाँ पे मुद्दत का तय्युन नहीं है वहाँ पे वो मुद्दत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल होगी और 5 साल का अरसा जो है वो गुजर चुका है। इसलिए उस कानून के तहत जो कि पार्लियामेंट का पास करदा है उसके तहत मियां नवाज शरीफ साहब की नाअहली ख़त्म हो चुकी है और उस कानून को पार्लियामेंट से पास हुए अभी कोई 4-5 माह हो गए हैं, उसे किसी ने चैलेंज नहीं किया।
किसी अदालत में उसके ख़िलाफ़ कोई स्टे नहीं हुआ, वो कानून जो है वो फील्ड होल्ड करता है, तो इसलिए उनकी वो नाअहली तो ख़त्म हो चुकी है। बाकी जो उनकी अपीलें ज़ेर समाअत हैं, उन अपीलों में उनकी कन्विक्शन जो है वो सेटिस्फाइड हुई है। तो दोनों तरह के इम्कानात मौजूद हैं कि कन्विक्शन क्योंकि सेटिस्फाइड है इसलिए वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, और ये भी है कि अगर अपीलों की समाअत होती है तो वो केसेस ऐसे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब के उन अपीलों में, उन केसेस में बाइज़्ज़त बरी होने के जो है बहुत बहुत शुक्रिया आपका राना सनाउल्लाह साहब। और ये मुस्लिम लीग नून की अब इंतखाबी हिकमत अमली लग रही है कि सीट एडजस्टमेंट या इत्तेहाद किया जाएगा इस इलेक्शन में। अच्छा, बहुत सी स्टेटमेंट्स हो रही होती हैं और बहुत कुछ कहा जा रहा होता है। वी वुड एक्सपेक्ट कि हमारे लीडर्स जो हैं वो अब कुछ सीख चुके होंगे और पॉइंट स्कोरिंग के लिए या दूसरी पार्टी को नीचे दिखाने के लिए ख़वातीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन हुआ वही और आज भी यही हो रहा है। और हर कोई, हमारे स्पोर्ट्स पर्सनस हों या हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हों, सारे इस किस्म की कोई बात कर जाते हैं और हम हैरान होते हैं कि ये इनको पता है कि ये क्या कह रहे हैं इन दिस डे एंड एज। तो नवाज शरीफ साहब ने भी क्या कहा, ये ज़रा देखें। की सियासत क्या इसने पाकिस्तान के मुआशरे को जो है ना वो दबाव बर्बाद किया। हम दोबारा अपने मुआशरे को वापस लेके आएंगे। हमारे जलसे होते हैं, वहाँ खवातीन भी होती है लेकिन पुरअमन बैठती हैं। खवातीन आती हैं, जलसा सुनती हैं और पुरअमन बैठती हैं, और कोई वहाँ ये धमाल या कोई अपना नाच गाना नहीं होता। ये पाकिस्तान का कल्चर नहीं है भाई, नहीं कल्चर है पाकिस्तान का। ये इस तरह से अपना जो है वो आप ये काम करें और फिर मतलब ख़वातीन कोने में बैठती हैं, कोई धमाल या नाच गाना नहीं होता। तो दूसरों जलसों में जो ख़वातीन जा रही होती हैं वो कहीं और से आती हैं, वो भी पाकिस्तानी ख़वातीन होती हैं। तो अगर किसी को थोड़ा सा धमाल डालना है तो डालने दें। मतलब ये इसको इतना आपने डिवीजन और कैटेगराइज क्यों करते हैं आप लोग कि जी उधर धमाल हो रहा है और हम तो बहुत ही अच्छे हैं, सारे एक जैसे, एवरीबडी नोज एवरीथिंग। और खुदा के लिए ख़वातीन की ये डिस्टिंक्शन जो है ना कि यहाँ कोने में बैठती हैं, बोल तो कोने में क्यों बैठती हैं, चुप करके आओ सामने और बोलो जो तुमने बोलना है। दूसरी अगर धमाल डाल रही है या थोड़ी सी एक्साइटेड है, सो व्हाट्स रॉन्ग विद दैट। एक जलसा होता क्या है, जब सारे ही आए हुए हैं अपने लीडर से मिलने बात करने, तो अगर थोड़ी सी एक्साइटमेंट हो ही जाए, व्हाट इज रॉन्ग विद दैट। और ये इतना कॉमन हो गया है, क्रिकेटर्स भी बोल जाते हैं। ये हमारे अब्दुल रज़ाक साहब ने उस दिन क्या किया है, उन्होंने भी कुछ इसी किस्म की एक एनालॉजी दे के फिर बाद में माफी मांग रहे हैं। साथ उनके शायद आफरीदी बैठे हुए हैं, वो भी एक्नॉलेज कर रहे हैं। बाद में उन्होंने कहा कि मैंने सुना ही नहीं था कि क्या हुआ, मैं तो पता नहीं वैसे ही ताली बजा रहा था। उसके बाद फिर रमीज राजा साहब, ये हमारे बड़े रिस्पेक्टेड लोग हैं, उनके सामने बड़ा ही मिसोजिनस, बड़ा ही बुरा जोक हुआ और वो भी हंस रहे हैं। ओके फाइन, मतलब वो उसको चुप भी करा सकते थे। बहुत से लोग हैं कि उसी वक्त खत्म करा देते हैं, ये गलत बात है, इस पे हम नहीं हंसेंगे। और नवाज शरीफ साहब के साथ मरियम नवाज बैठी थी, वो भी उनको रोक सकते। सो कहने का मतलब है प्लीज पुट वुमेन असाइड, निकाल दें, खवातीन का जिक्र या नहीं किया करें अगर सही तरह जिक्र नहीं होता। फुटबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफायर की बात कर लेते हैं, जहां आज पाकिस्तान और सऊदी अरब की टीमें आमने सामने आएंगी। दम्माम में मैच होगा सऊदी अरब के शहर में, और सऊदी अरब पाकिस्तान के मुकाबले में इंतहाई मजबूत टीम है, लेकिन जो पिछले मैच में भी पाकिस्तान ने कम्बोडिया को हराया था, और आज भी हम एक्सपेक्ट करें कि अच्छा मैच होगा पाकिस्तान और सऊदी। ओके, दैट इज़ वेरी एक्साइटिंग। इसी पे बात करेंगे। साबिक कप्तान पाकिस्तान फुटबॉल टीम ईसा खान हमारे साथ हैं, इनसे हम पहले भी बात करते रहते हैं और हमें बड़ी खुशी होती है कि अब फुटबॉल हमारी ज़रा बेहतर हो रही है, तो वी टॉक मोर अबाउट इट। क्या हाल है आपका? ये बताएं कि पाकिस्तान ने पहली बार फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए दूसरे राउंड के लिए क्वालिफाई किया है और आज सऊदी अरब जैसी टीम से खेलने का मौका मिल रहा है। तो पहले तो ये बता दें कि पाकिस्तान फुटबॉल के लिए ये दिन कितना अहम है, क्योंकि इसके लिए तो कब से काम हो रहा है, एंड टू एक्चुअली रीच दिस पॉइंट कितनी बड़ी कामयाबी है ये हमें यहाँ तक पहुँचने की। जी हाँ, बिल्कुल। सऊदीया फुटबॉल टीम बहुत बड़ा टीम है और लास्ट वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना वर्ल्ड कप चैंपियन टीम को आ रहा है, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान फुटबॉल के लिए एक एजाज़ की बात होगी कि पाकिस्तानी प्लेयर फर्स्ट टाइम एक वर्ल्ड क्लास टीम के साथ खेल रहा है। एक अच्छा एक्सपोजर है, एक अच्छा तजर्बा है और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम अच्छा खेलेगा। जब बड़े टीम के साथ मैच होता है तो ऑलरेडी जो है ना प्रेशर ज़्यादा होता है, तो इस तरह मैचेस पाकिस्तानी टीम को बहुत कम मिलते हैं
क्योंकि पाकिस्तान टीम हमेशा सार्क कंट्रीज़ में खेलते हैं, तो ये खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान ने सेकेंड राउंड के लिए क्वालिफाई किया। 2001 में पाकिस्तान ने ये राउंड खेला था और अब तकरीबन 20 साल से भी ऊपर हो गए कि 20-22 साल बाद जो है ना पाकिस्तान फिर से जो है ना ग्रुप 4 में चला गया। तो मेरे ख्याल से ये अच्छा ईसा ये भी कहेगा कि पाकिस्तान के सामने होगा सऊदी अरब, जो कि रैंकिंग में हमसे ऊपर भी है और काफ़ी तजर्बाकार टीम भी है, अर्जेंटीना को हरा चुकी है। ऐसी टीम को हराने के लिए पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? बिल्कुल, सऊदीया का रैंकिंग तो बहुत अच्छा है, पाकिस्तान और सऊदीया की रैंकिंग में बहुत वाज़ेह फ़र्क है। और पाकिस्तान टीम का मेरे ख्याल से स्ट्रेटजी यही होगा कि वो डिफेंसिव खेले और अच्छे तरीके से डिफेंस और मिड को ऑर्गेनाइज करे, क्योंकि एक तो होम ग्राउंड पे सऊदीया खेल रहे हैं और टीम भी बहुत बड़ी टीम है। और पाकिस्तान की कोशिश यही होगी कि कम अज़ कम हम ड्रा पे चले जाए टीम, तो और जब भी अटैक होगा तो काउंटर अटैक पे अटैक करेगा। और कोशिश यही होगा पाकिस्तान टीम का कि कम से कम गोल पड़े, क्योंकि जीतने की चांस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जबरदस्त, बेस्ट ऑफ लक टू टीम पाकिस्तान। आज का मैच जीतेगा। पाकिस्तान स्टेट टाइम 9:30 बजे रात को ये मैच होगा, तो प्लीज देखें जरूर। 9:30 बजे स्टार्ट होगा। आपसे कल मुलाकात। बाय।